पुनर्जन्म लेने के बाद मैंने सबसे पहला काम यह किया कि जानबूझकर अपनी बायोलॉजिकल बहन से मुलाकात अरेंज की और उसे पहली नज़र में मुझसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। पिछली जिंदगी में जब हमारे अमीर माता पिता ने मुझे ढूंढ लिया था, तब उसने फेक बेटे के लिए हर हद पार कर दी थी। वह हर बात में मेरा विरोध करती, मेरे बारे में अफवाह फैलाती कि मैं नाजायज औलाद हूँ और लोगों से मुझे परेशान करवाती थी। पूरी जिंदगी उससे निपटते निपटते मुझे उसकी पसंद पूरी तरह याद हो गई थी, इसलिए मैंने खुद को उसके सपनों के परफेक्ट गाय की तरह बना लिया, ताकि वह खुद उस दर्द और निराशा को महसूस करे जब लवर्स को पता चले कि वे भाई बहन हैं। उसी समय मेरा टारगेट क्लोए स्टर्लिंग सामने आ गई। मैं धीरे धीरे उसके पास गया और पूछा, हाय, क्या आप बता सकती हैं कि सबसे नजदीकी लाइब्रेरी कैसे जाऊं? क्लोई और उसकी फ्रेंड्स मुड़ी और दोनों एकदम रुक गईं। उनके पीछे सफेद शर्ट पहने एक सन-किस्ड युवा खड़ा था। क्लोई स्तब्ध रह गई। मेरे रूप का असर इतना जबरदस्त था कि उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। जब मैंने दोबारा रास्ता पूछा, तब जाकर वह संभली और बिस्केन बुलवार्ड की तरफ इशारा किया। उधर, उसने कहा। ओके, थैंक्स, मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया और चल पड़ा। क्लोई मेरी जाती हुई पीठ को बस देखती रह गई। जब मैं काफी दूर निकल गया, तब उसे होश आया। उसकी दोनों फ्रेंड्स उत्साह से बातें करने लगीं। वह लड़का कितना हैंडसम है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना अच्छा दिखने वाला लड़का नहीं देखा। लगता है नॉवेल्स में 17-18 साल के असाधारण कैरिज्मा वाले लड़कों की बातें पूरी तरह झूठ नहीं होती। हाँ, और वह तो बिल्कुल क्लोई के आइडियल टाइप जैसा था। क्लोई ने अपनी मुट्ठियां भींची और गहरी सांस ली। चलो, हम भी बिस्केन बुलवार्ड चलते हैं। जिस इंसान से तुम्हें नफरत करनी चाहिए, उसी से पहली नजर में प्यार हो जाए तो कैसा लगता है? इसका जवाब मेरी पिछली जिंदगी वाली क्लोई दे सकती थी। अभी उसकी आंखों में जो भाव थे, उन्हें याद करके मैं हंस पड़ा। मैं उस पल का इंतजार नहीं कर पा रहा था जब उसे पता चलेगा कि मैं उसका बायोलॉजिकल भाई हूँ। समय के हिसाब से स्टर्लिंग परिवार को अभी मेरे बारे में चर्चा शुरू कर देनी चाहिए थी। पिछली जिंदगी में मैं स्टर्लिंग परिवार में एक वार्ड के रूप में गया था और अपनी असली पहचान बहुत बाद में जानी थी। लेकिन इस बार अगर वे मुझे अपने घर ले जाना चाहते हैं, तो यह इतना आसान नहीं होगा जैसा मैंने सोचा था। अगली ही सुबह स्टर्लिंग्स मुझे ढूंढते हुए आ गए। मिस्टर और मिसेस स्टर्लिंग नहीं, बल्कि उनका ड्राइवर और हाउसकीपर आए थे। एक्सक्यूज मी, क्या आप मिस्टर ईथन स्टर्लिंग हैं? मिस डेविस ने विनम्र मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन जैसे ही उसने मेरा चेहरा देखा, उसकी आंखें फैल गईं। फिर उसने खुद को संभाल लिया। हेलो मिस्टर स्टर्लिंग, हम रिचर्ड स्टर्लिंग, स्टर्लिंग एस्टेट्स के मालिक के लिए काम करते हैं। ये हमारा बिजनेस कार्ड है। उसने कार्ड आगे बढ़ाया। मैंने कार्ड नहीं लिया। मैं बाहें बांधकर दीवार से टिक गया और उसे देखने लगा। और आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? मेरे व्यवहार से मिस डेविस का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। क्या आपको अपने ओरिजिन्स के बारे में कुछ याद है? उसने पूछा। इसका क्या मतलब है? मैंने भौं उठाई। क्या आप कहना चाहती हैं कि आपके बॉस मेरे असली? नहीं, उसने बीच में रोक दिया। आपके बायोलॉजिकल पिता हमारे बॉस के सेवियर थे। हमारे बॉस का कहना है कि चूंकि आपके पिता अब नहीं हैं, इसलिए अब वह आपके पिता बनेंगे। उन्होंने हमें आपको घर लाने भेजा है और अडॉप्शन प्रोसेस भी पूरा करेंगे। उसके बाद आप स्टर्लिंग परिवार के बेटे होंगे। ड्राइवर मिस्टर हैरिसन ने कहा। आपको पता होना चाहिए कि स्टर्लिंग्स मायामी का सबसे अमीर परिवार है। सीधी बात कहूं तो अगर आप हमारे बॉस के बेटे बन गए तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। दोनों ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे मुझे कोई बहुत बड़ा एहसान दे रहे हों। मैं हल्का सा हंसा। सॉरी, मेरी किसी अजनबी को अपने माता पिता मानने की कोई इच्छा नहीं है। अगर और कुछ नहीं है तो कृपया मुझे नाश्ता करने दीजिए। थैंक्स। इतना कहकर मैं अंदर गया और दरवाजा बंद कर दिया। बंद होने से पहले मैंने उनके अविश्वास से भरे चेहरे देख लिए। कुछ ही देर बाद बाहर से गुस्से भरी आवाजें आने लगीं। मिस्टर स्टर्लिंग, आपको इस बारे में अच्छी तरह सोचना चाहिए। यह स्टर्लिंग परिवार है, शहर का सबसे अमीर परिवार। ऐसा मौका जिंदगी में एक बार मिलता है। अगर भरोसा नहीं है तो हमारी पहचान वेरीफाई कर लीजिए। हम सचमुच स्टर्लिंग हाउसहोल्ड से हैं। क्या आपको अंदाजा है कि आप किस चीज को ठुकरा रहे हैं? बड़े होने पर आपको जरूर पछतावा होगा। कुछ समय बाद मिस डेविस और मिस्टर हैरिसन स्टर्लिंग मैंशन लौट गए और मिस्टर तथा मिसेस स्टर्लिंग को मेरे रवैये के बारे में सब बता दिया। क्लोई संयोग से वहीं मौजूद थी। जब उसने सुना कि मैंने अडॉप्शन का प्रस्ताव ठुकरा दिया है, तो वह तिरस्कार से हंसी। अगर वह नहीं आना चाहता तो उसे मजबूर मत करो। वह कोई खास नहीं, बस एक सड़क छाप लड़का है। क्या सच में उसे लगता है कि वह इतना महत्वपूर्ण है? उसकी बात पूरी होते ही उसकी माँ एलेनोर ने नाराज नजर से उसे देखा। क्लोई, ऐसी बातें मत करो। लेकिन क्लोई ने अधीरता से बात काट दी। कार की चाबियां उठाईं और बोली, मुझे जाना है। फिर वह बाहर निकल गई। एलेनोर ने आह भरते हुए अपने पति रिचर्ड की ओर देखा। रिचर्ड, अब क्या करें? वह आना ही नहीं चाहता। रिचर्ड स्टर्लिंग ने अखबार से नजर उठाए बिना कहा, उसका इनकार सिर्फ सावधानी है। उसे मुफ्त की चीजों पर भरोसा नहीं। कुछ दिनों में मैं खुद उससे मिलने जाऊंगा। एलेनोर का चेहरा खिल उठा। सही कहा, अगली बार कुछ लग्जरी गिफ्ट्स भी ले चलेंगे।
ताकि उसे असली दौलत का अंदाजा हो। आखिर वह हमारा बेटा है, हम उसे बाहर यूं ही नहीं छोड़ सकते। दूसरी ओर मिस डेविस और मिस्टर हैरिसन को मना करने के बाद मैं बिस्केन बुलवार्ड की लाइब्रेरी में पढ़ने चला गया। मुझे अच्छी तरह पता था कि क्लोई अपने असली भाई यानी मुझसे कितनी नफरत करती थी। अडॉप्शन ठुकराने की खबर सुनकर उसका गुस्सा और बढ़ना तय था, और जब वह नाराज होती तो घर पर नहीं टिकती। अगर बॉयफ्रेंड न हो तो इंटरनेट कैफे जाती, और अगर हो तो उससे मिलने। आज उसने मुझे देखकर जो प्रशंसा भरी नजर डाली थी, उससे मुझे यकीन था कि वह मुझे ढूंढते हुए यहाँ जरूर आएगी। मैं साइकोलॉजी की किताब में डूबा हुआ था। लगभग 1 घंटे बाद वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। इट्स यू, क्लोई की उत्साहित आवाज सुनाई दी। मैंने जानबूझकर खिड़की के पास वाली सीट चुनी थी। धूप मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और सुनहरी चमक मुझे लगभग प्रकाशित सा दिखा रही थी। मैंने सिर उठाया और देखा कि क्लोई तेज कदमों से मेरी ओर आ रही है। मैंने आंखों में हल्की उलझन दिखाई। जब वह सामने आकर खड़ी हुई तो मैंने पूछा, आप? मुझे पहचानते न देखकर उसके चेहरे पर एक पल को निराशा आई, लेकिन उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, अरे आपको याद नहीं? कुछ दिन पहले इंटरनेट कैफे के बाहर आपने मुझसे रास्ता पूछा था। मैंने जैसे अभी याद आया हो वैसा अभिनय किया। ओह आप, उस दिन मदद के लिए बहुत धन्यवाद। बिस्केन बुलवार्ड पर मेरा पहला दिन था और जीपीएस के मामले में मैं बहुत खराब हूँ। क्लोई ने जल्दी से हाथ हिलाया। कोई बात नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उसने सामने की खाली कुर्सी की ओर इशारा किया। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? मैंने सिर हिलाया। जरूर। वह बैठ गई, लेकिन जब मैंने दोबारा किताब खोल ली और बातचीत शुरू नहीं की तो वह थोड़ी निराश दिखी। फिर भी सिर्फ मेरा चेहरा देखते रहना ही उसके दिल की धड़कनें तेज करने के लिए काफी था। मुझे उसकी निगाहों का एहसास हुआ, इसलिए मैंने हल्का सा ऊपर देखा। मेरी उठी हुई ऑलमंड शेप्ड आंखों में एक अलग ही आकर्षण था। नजरें मिलते ही क्लोई जैसे सपने से बाहर आई और जल्दी से बोली, मैंने देखा कि आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं। क्या आप साइकोलॉजी मेजर हैं? नहीं, मैंने किताब बंद करते हुए कहा, बस शौक है। अच्छा, तो क्या आप अभी स्टूडेंट हैं? बिल्कुल। हाई स्कूल या कॉलेज? कॉलेज। वह लगातार ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछती रही। आखिर मेरी आंखों में हल्की अधीरता दिखाई दी। क्या आपको मुझसे कोई खास बात करनी है? मेरे स्वर में आए बदलाव से उसका दिल धक से रह गया। उसने तुरंत सफाई दी, नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मैं बस आपको थोड़ा बेहतर जानना चाहती थी। आखिरकार उसने सच बोलने का फैसला किया। उसकी सुंदर आंखें गंभीरता से मेरी ओर देख रही थीं। सच कहूं तो जिस पल मैंने आपको पहली बार देखा उसी पल मुझे आप पसंद आ गए। पिछले कई दिनों से मैं रोज बिस्केन बुलवार्ड आ रही हूँ, सिर्फ इस उम्मीद में कि आप फिर मिल जाएं। क्या आप मुझे आपको परस्यू करने का मौका देंगे? लेकिन मैं उसकी इस समर्पित छवि से धोखा खाने वाला नहीं था। क्लोई बेहद चंचल स्वभाव की थी और बॉयफ्रेंड बदलना उसके लिए आम बात थी। उसे ऐसे लड़के पसंद नहीं थे जो हर बात में झुक जाए। उसकी नजर में आकर्षक वही था जिसके अपने सिद्धांत हों। इतने साल उसका भाई रहने के बाद मैं उसे किसी से बेहतर समझता था। मैं शांत भाव से उसकी बात सुनता रहा। जब वह बोलकर चुप हुई तो मैंने किताब बंद की, उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान बिखेर दी। तुम मुझे परस्यू करो या नहीं, यह तुम्हारा मामला है। मुझसे मौका क्यों मांग रही हो? मैंने शांत स्वर में कहा। क्या इसका मतलब है कि अगर मैं मौका न दूं तो तुम मेरी नजरों से गायब हो जाओगी? अगर ऐसा है तो मेरा जवाब साफ है, नहीं। मेरी आवाज नरम थी लेकिन रवैया दृढ़। फिर मैंने किताब उठाई और खड़ा हो गया। और कुछ? अगर नहीं तो मैं चलता हूँ। क्लोई ने उम्मीद नहीं की थी कि मैं उसे इतनी जल्दी ठुकरा दूंगा। मुझे जाते देख वह भी घबराकर खड़ी हो गई। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। मैं बस, अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपको परस्यू करूं तो ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ पहले बता देना चाहती थी ताकि यह ज्यादा अचानक न लगे। आप माने या न माने, मैं फिर भी आपको परस्यू करूंगी। उसकी आंखों में पूरी गंभीरता थी। मैंने बस एक ठंडी नजर डाली। जैसी तुम्हारी मर्जी। जाने से पहले मैंने शेल्फ से एक और किताब उठाई। क्लोई मेरे पीछे पीछे चली, मुझे लंच खिलाने की कोशिश की, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर उसने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन मांगी। उसकी जिद से परेशान होकर मैंने कहा, अगर अगली बार फिर संयोग से मुलाकात हुई तो नंबर दे दूंगा। इस बार उसने जोर नहीं दिया। मेरे जाने के बाद वह तुरंत लाइब्रेरी में लौट गई, शायद मुझे ढूंढने या मेरे बारे में जानकारी लेने के लिए। लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं थी। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी कद्र नहीं होती। अगले कुछ दिनों तक, जबकि स्टर्लिंग्स लगातार मुझे मनाने की कोशिश कर रहे थे, मुझे क्लोई के मन में अपनी एक परफेक्ट इमेज बनानी थी। इसलिए मैं यूनिवर्सिटी और अपने किराए के अपार्टमेंट के बीच आता जाता रहा, लेकिन लाइब्रेरी नहीं गया। फिर रविवार को मेरे अपार्टमेंट में दूसरी बार मेहमान आए, रिचर्ड और एलेनर स्टर्लिंग। जब से मैंने उनके लोगों को मना किया था, रिचर्ड खुद मिलने आने की योजना बना रहा था। आज उसके पास समय था, इसलिए वह एलेनर को साथ लेकर आया। मिस डेविस और मिस्टर हैरिसन नीचे इंतजार कर रहे थे। सुबह का समय था। मैं दरवाजे के सहारे खड़ा होकर बोला, आप लोग कौन हैं? मुझे देखते ही रिचर्ड और एलेनर दोनों कुछ पल के लिए चुप रह गए। वे मेरी शक्ल देखकर सचमुच चौंक गए थे। इतना हैंडसम बेटा सिर्फ देखने भर से खुशी देता था। उनके मन में यह भी आया कि स्टर्लिंग परिवार में लौटने के बाद मेरी यह शक्ल ही एक बड़ा एसेट साबित होगी। हेलो यंग मैन, रिचर्ड मुस्कुराया।
शायद तुम मुझे पहचानते हो। यहाँ आने से पहले वह कुछ अधीर था। आखिर उसने मुझे कभी पाला नहीं था, इसीलिए भावनात्मक लगाव भी नहीं था, लेकिन अब उसे लग रहा था कि यह यात्रा उम्मीद से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। मैंने भौं उठाई। अगर मैं आपको जानता होता तो पूछता क्यों कि आप कौन हैं। मेरा रवैया उसे स्पष्ट रूप से पसंद नहीं आया, फिर भी उसने अपनी नाराजगी दबा ली। मुझे अपना परिचय देने दो, उसने कहा। मैं रिचर्ड स्टर्लिंग हूँ, स्टर्लिंग ग्रुप का मालिक। ये मेरा कार्ड है। उसने कार्ड आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने लिया नहीं। तो मैंने ठंडे स्वर में पूछा, आप क्या चाहते हैं? मैंने उसे कोई सम्मान नहीं दिया। एलेनर की भौहें सिकुड़ गईं, लेकिन रिचर्ड ने संयम बनाए रखा और कार्ड वापस रख लिया। कुछ दिन पहले एक आदमी और एक औरत तुमसे मिलने आए थे, है ना? उन्होंने तुम्हें सब बताया होगा। तुम्हारे पिता मेरे सेवियर थे। उनकी आखिरी इच्छा थी कि मैं तुम्हें ढूंढूं और तुम्हारी भरपाई करूं। मैंने बीच में ही रोक दिया। आप चाहते हैं कि मैं आपका बेटा बन जाऊं? रिचर्ड ने सिर हिलाया। हाँ, और मैं पूरी अडॉप्शन प्रोसेस कानूनी तरीके से पूरी करूंगा। मायामी में हर किसी को पता होगा कि तुम रिचर्ड स्टर्लिंग के बेटे हो। फिर उसने एक गहरी सांस ली और पिता जैसा भाव बनाकर कहा, मुझे पता है कि तुमने बहुत छोटी उम्र में अपनी माँ को खो दिया और 17 साल तक अकेले संघर्ष किया, लेकिन अब तुम्हें और तकलीफ नहीं होगी। स्टर्लिंग परिवार के पास इतनी शक्ति और संपत्ति है कि हम तुम्हें हर काम में सपोर्ट कर सकते हैं। आज से तुम मेरे अपने बेटे हो। उसके शब्द भावनाओं से भरे थे, लेकिन मुझ पर उनका कोई असर नहीं हुआ। मैंने शांत आंखों से उसकी ओर देखा। जरूरत नहीं है। जैसा पहले भी कहा था, मुझे कोई नया पिता अपनाने में दिलचस्पी नहीं है। रिचर्ड ने सोचा भी नहीं था कि इतनी लंबी बात के बाद भी मैं मना कर दूंगा। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा साफ दिखाई देने लगा। ये कैसे अचानक एक पिता का मामला बन गया? तुम्हारे पिता मेरे उद्धारकर्ता थे। मेरे पिता तुम्हारे उद्धारकर्ता थे, मैं नहीं। इतने सालों तक तुम्हें बस उनका अच्छे खाने पीने से ख्याल रखना चाहिए था। उनके बेटे को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर मैं अभी बिल्कुल ठीक जीवन जी रहा हूँ। तुम इस माहौल में रहने को ठीक कहते हो? जब तक मैं खुश हूँ तब तक ठीक है। इस जीवन में मैं किसी भी कीमत पर वार्ड बनकर वापस नहीं लौटता। मैं चाहता था कि रिचर्ड स्टर्लिंग मुझे अपने जैविक बेटे के रूप में सार्वजनिक रूप से स्वीकार करे, ताकि मैं धीरे धीरे स्टर्लिंग परिवार की शांति को तोड़ सकूं। वरना बाहर रहकर भी मैं उनके लिए काफी परेशानी खड़ी कर सकता था। वार्ड बनकर लौटना अपने ही हाथों में बेड़ियां डालने जैसा होता। तब उनके लिए किसी भी गलती का दोष मुझ पर मढ़ना बहुत आसान हो जाता। मुझे डर नहीं था, लेकिन मैं अनावश्यक झंझट नहीं चाहता था। इसके अलावा केवल असली बेटे के रूप में लौटकर ही मैं देख सकता था कि परिवार का मासूम दिखने वाला नकली बेटा लियो वास्तव में उतना ही मासूम है या नहीं। मैंने उनके गुस्से से भरे चेहरों की ओर देखा। और कुछ है? अगर नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैंने दरवाजा बंद किया और निकलने की तैयारी की, लेकिन रिचर्ड और एलेनोर मेरे पीछे पीछे आ गए। रिचर्ड इतना गुस्से में था कि कुछ बोल नहीं पा रहा था, इसलिए एलेनोर मुझे मनाने की कोशिश करती रही। यंग मैन, तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम पैसे की अहमियत नहीं समझते। भविष्य में मैं खुद कमा लूंगा। तुम कितना कमा लोगे मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रही, लेकिन स्टर्लिंग परिवार तुम्हें ऐसे ही एक आलीशान हवेली दे सकता है। खुद खरीदने में तुम्हें कितना समय लगेगा? और वे सारी लिमिटेड एडिशन कार्स और वॉचेस, अगर तुम हमारे बेटे बन जाओ तो सब तुम्हारे हो सकते हैं। मैं अचानक मुड़ा और एलेनोर को तिरस्कार भरी नजर से देखा। मेरे पिता तुम्हारे पति के उद्धारकर्ता थे और उनका एहसान चुकाने का तुम्हारा तरीका बस इतना है कि मुझे अपना बेटा बना लो। अगर मैं तुम्हारा बेटा नहीं बनूं तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि तुम सिर्फ मेरे पिता का एहसान नहीं चुकाना चाहती। तुमने देखा कि मैं अच्छा दिखता हूँ और तुम्हारे परिवार के लिए फायदे ला सकता हूँ, है ना? अमीर परिवारों में सब कुछ स्ट्रेटेजिक मैरिज और लाभ के हिसाब से होता है। मेरे होंठों पर ठंडी मुस्कान आ गई। अगर मैं सचमुच तुम्हारा वार्ड बन जाऊं तो तुम उम्मीद करोगी कि तुमने मुझ पर जो भी खर्च किया है मैं उसका कई गुना वापस करूं, और उससे भी बढ़कर जिस क्षण मैं तुम्हारी योजनाओं के अनुसार चलने से इनकार कर दूंगा, तुम शायद मुझे एहसान फरामोश कह दोगी। तुम लोग बेहद पाखंडी हो। तुम दया का बदला बुराई से चुकाते हो, फिर भी खुद को उदार संरक्षक की तरह पेश करते हो और साथ में दौलत और प्रतिष्ठा दोनों कमा लेते हो। सचमुच मियामी के सबसे अमीर परिवार कहलाने के योग्य हो। दोबारा मुझे ढूंढने मत आना। चाहे तुम कुछ भी कहो, मैं कभी सहमत नहीं होऊंगा। उनके चेहरों पर अपराध बोध, क्रोध और अविश्वास का मिला जुला भाव देखकर मैं हल्के कदमों से वहां से चला गया। दोनों बुजुर्गों को खरी खोटी सुनाने के बाद मुझे बेहद संतोष महसूस हुआ। अब समय था परिवार के छोटे सदस्य क्लोई को भी थोड़ा परेशान करने का। आखिर परिवार को साथ रखना चाहिए। कई दिनों बाद मैं आखिरकार बिस्केन बुलेवार्ड की लाइब्रेरी लौटा। अंदर जाने से पहले ही मैंने देखा कि क्लोई प्रवेश द्वार के पास बैठी हुई थी और उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। उसी समय उसकी नजर मुझ पर पड़ी। हमारी आंखें मिलीं, उसका चेहरा चमक उठा और वह तुरंत मेरी ओर दौड़ पड़ी। हे, आखिरकार मैं तुम्हें फिर से ढूंढ पाई।
क्या इस बार तुम मुझे अपना नंबर दोगे? मैंने ठंडे भाव से भौहें सिकोड़ लीं। मेरा चेहरा देखकर क्लोई थोड़ी घबरा गई। तुमने पहले कहा था कि अगर हम फिर मिले तो दोगे। तुम अमीर लोगों की पसंद भी एक जैसी होती है ना? मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मेरे चेहरे पर तिरस्कार साफ था। तुम्हें बस वही लोग पसंद होते हैं जो जवान, भोले और आसानी से नियंत्रित किए जा सकें। सही है? मेरे शब्दों से साफ जाहिर था कि मेरे मन में कुछ चल रहा है। क्लोई का चेहरा तन गया। जब उसने देखा कि मैं मुड़कर जाने लगा हूं, तो वह जल्दी से मेरे पीछे आ गई। हे, क्या हुआ? मुझे बताओ, शायद मैं मदद कर सकूं। मैंने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। ठीक है, मैं मानती हूं कि पहली नजर का प्यार अक्सर रूप रंग से शुरू होता है, लेकिन मेरा कभी इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें नाराज करूं या तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए कोई ऐसा तरीका अपनाऊं जो तुम्हें पसंद न हो। प्यार को मजबूर नहीं किया जा सकता। मैं चाहती हूं कि मेरे रिश्ते सम्मान, समानता और आपसी स्नेह पर आधारित हों। क्लोई ने महसूस किया कि मेरा रवैया थोड़ा नरम पड़ा है। उसने राहत की सांस ली और उसकी आवाज पहले से भी अधिक ईमानदार हो गई। हे, जिस दिन तुमने कहा था कि अगली बार मिलने पर अपना नंबर दोगे, तब से मैं हर दिन लाइब्रेरी आती रही हूँ, बस इस उम्मीद में कि तुम फिर मिल जाओ और हम दोस्त बन सकें। मैंने उसे ऐसी नजर से देखा जिसमें बहुत कुछ छिपा था। क्लोई ने तुरंत जोड़ा, फिलहाल दोस्त, लेकिन मुझे विश्वास है कि देर सबेर तुम मेरी सच्चाई और ईमानदारी से प्रभावित हो जाओगे और मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। इतना विश्वास है। मेरा बर्फ जैसा ठंडा व्यवहार आखिर थोड़ा पिघल गया। बिल्कुल, पहली नजर में तुम्हें मैं खास नहीं लग सकती, लेकिन जब तुम मुझे सच में जानोगे तब समझोगे कि मैं कितनी पसंद किए जाने लायक हूँ। मैंने भौं उठाकर उसकी ओर देखा। तुम खास नहीं हो? क्लोई बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। उसे स्टर्लिंग परिवार के बेहतरीन जीन्स मिले थे, लंबा और आकर्षक शरीर, साथ ही चमकदार और युवा चेहरा। उसके स्कूल में न जाने कितने लड़के उसके पीछे घूमते थे और उसके परिवार की दौलत को देखते हुए वह कैंपस की सबसे चर्चित लड़कियों में से एक थी। कुछ देर बातचीत के बाद हमारे बीच की दूरी काफी कम हो गई। हम एक कैफे में कॉफी पीने बैठे और क्लोई ने पूछा कि मैं पहले इतना खराब मूड में क्यों था। मैं कुछ देर चुप रहा, फिर सावधानी से पूरी घटना बताई। बस इतना कहा कि एक अमीर दंपति अचानक मेरे पास आए थे। उनका दावा था कि मेरे माता पिता ने कभी उनकी मदद की थी और अब वे मुझे गोद लेना चाहते थे। क्लोई का चेहरा पूरी तरह उलझन से भर गया। अरे, तुम तो लगभग बड़े हो चुके हो, अब अचानक आकर तुम्हें गोद लेने का क्या मतलब है? मैंने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, वे बहुत अमीर हैं। उनका कहना है कि अगर मैं उनका बेटा बन जाऊं तो मुझे संघर्ष के कई साल बच जाएंगे। क्लोई ने नाराज होकर तिरस्कार से कहा, क्या अमीर होने से कोई खास हो जाता है? लेकिन बात पूरी करने से पहले ही उसका चेहरा जम गया। हाँ, मैंने कहा, ये समझते हुए कि वह क्या पूछने वाली है। मैंने सिर हिलाया। मैं अनाथ हूँ। मैंने अपने पिता को कभी नहीं जाना। मेरी माँ तब गुजर गई थी जब मैं 7 साल का था। उसके बाद से मैं दूसरों की चैरिटेबल एड की मदद से पढ़ाई करता आया हूँ। मेरा लहजा सामान्य था और चेहरा भी भावहीन, लेकिन यही सहजता मेरी कहानी को और भी दर्दनाक बना रही थी। क्लोई का दिल मेरे लिए कसक उठा। इन सारे सालों में तुम्हें बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ी होंगी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इतनी भी नहीं। मैं अकेले रहने का आदी हूँ, इसलिए जब वे अचानक आकर ऐसी बातें करने लगे तो मुझे गुस्सा आ गया और अभी मैंने वह गुस्सा तुम पर निकाल दिया। माफ करना। क्लोई ने तुरंत सिर हिलाया। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, गलती उनकी है। क्लोई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस अमीर दंपति की मैं बात कर रहा था वे उसके अपने माता पिता थे और मैं वही तथाकथित निकम्मा, असभ्य और घृणित जैविक भाई था जिससे वह नफरत करती थी। क्लोई कुछ क्षणों तक चुप रही। उसकी वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह मुझे कोई ठोस वादा दे सके। काफी सोचने के बाद उसने गहरी सांस ली और कहा, सुनो, क्या तुम्हें अभी किसी आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? अगर हाँ, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन तुम उस अमीर दंपति द्वारा गोद लिए जाने के लिए बिल्कुल तैयार मत होना। तुम्हें नहीं पता कुछ अमीर लोग कितने निर्दयी और क्रूर होते हैं। वे हर काम सिर्फ अपने फायदे के लिए करते हैं। तुम इतने अच्छे दिखते हो, अगर तुम सच में उनके बेटे बन गए तो क्या तुम पूरी तरह उनकी मर्जी के गुलाम नहीं बन जाओगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है और मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे पैसों की जरूरत नहीं है। उसके चेहरे पर चिंता देखकर मैं मुस्कुरा उठा। तुम्हें नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं उन्हें पहले ही साफ मना कर चुका हूँ। वे चाहे कुछ भी कहें, मैं गोद नहीं लिया जाऊंगा। ये सुनकर क्लोई ने राहत की सांस ली, लेकिन उसकी भौहें अब भी सिकुड़ी हुई थीं। ऐसे लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानते। मुझे बताओ, वे किस परिवार से हैं? मेरा परिवार बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मियामी में हमारी थोड़ी पहचान है। मैं एक फोन कॉल करूंगी और फिर वे तुम्हें दोबारा परेशान करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मैंने सिर हिलाया। जरूरत नहीं। उन्हें जोकर समझो और नजरअंदाज कर दो। सच कहूं तो तुमसे बात करके अच्छा लगा। मेरा दिमाग भी काफी हल्का हो गया। ये कहते हुए मैंने अपना फोन निकाला और आखिरकार क्लोई को मुझे आई मैसेज पर ऐड करने दिया। किसी की जिंदगी का अविस्मरणीय पहला प्यार बनने के लिए बहुत कुछ नहीं चाहिए। एक खूबसूरत चेहरा ही काफी होता है, लेकिन
अगर तुम चाहते हो कि सामने वाला पूरी तरह तुम्हारे बारे में सोचता रहे और तुम्हारे प्रति समर्पित हो जाए, तो पुश एंड पुल स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करना पड़ता है। जरूरत पड़ने पर अपनी कुछ शानदार खूबियां दिखाओ, लेकिन साथ ही रहस्य का माहौल बनाए रखो। चीजों को धीरे धीरे सामने लाओ ताकि सामने वाला लगातार उत्सुक और हैरान बना रहे। उदाहरण के लिए, कॉफी पीते समय मैंने यूं ही कैजुअली बता दिया कि मुझे 15 साल की उम्र में नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी में फास्ट ट्रैक एडमिशन मिल गया था। थोड़ी देर और बातचीत करने के बाद मैंने जाने का बहाना बना लिया। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ। क्लोई स्पष्ट रूप से मुझे जाते हुए नहीं देखना चाहती थी। उसकी नजरें इतनी गहरी थीं कि मानो उन्हें महसूस किया जा सकता हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें इतनी तकलीफ नहीं दे सकता। बस कुछ काम है। जो घर मैंने खरीदा है उसका रेनोवेशन अभी पूरा नहीं हुआ। वहीं रहना है, इसलिए मुझे एक अच्छी डिजाइन टीम ढूंढनी है। क्लोई तुरंत बोली, तो फिर अगली बार मैं तुम्हें डिनर पर बुला सकती हूँ? वह मेरे साथ चलना चाहती थी, लेकिन मेरे हल्के से उदासीन भाव को देखकर खुद को रोक लिया। हम अभी इतने करीब नहीं थे। अगर वह ज्यादा आक्रामक होती तो शायद मुझे डरा देती। मैंने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल। फिर यह तय रहा। मैं वहां से चला गया, लेकिन क्लोई बहुत देर तक मेरी जाती हुई पीठ को देखती रही। जब वह आखिरकार होश में आई तो खुद पर ही मूर्खों जैसी मुस्कान आ गई। उसने अपना फोन निकाला और मेरे आई मैसेज प्रोफाइल को देखने लगी। एक साधारण नाम, एक साधारण एवेटार और फेसबुक प्रोफाइल पर एक भी पोस्ट नहीं। फिर भी क्लोई के होठों के कोने ऊपर उठ गए और उसके चेहरे पर एक बेहद बड़ी मुस्कान फैल गई। आखिरकार उसे उसका आई मैसेज मिल गया था और अब वह उसका नाम भी जानती थी, ईथन स्टर्लिंग। कितना सुंदर नाम था, और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि उसका सरनेम भी स्टर्लिंग ही था। क्या यह किस्मत का इशारा नहीं था कि वे एक दिन परिवार बने? इस विचार से क्लोई का दिल खुशी से भर गया। उसने गहरी सांस ली और बेहद अच्छे मूड में घर लौट गई। अगर स्टर्लिंग एस्टेट्स मियामी के रियल एस्टेट उद्योग का राजा था, तो ऑनरेलिया ज्वेल्स शहर की दौलत का प्रतीक था। केवल अमीर और प्रभावशाली लोग ही ऑनरेलिया ज्वेल्स के आभूषण खरीद सकते थे। आम लोगों ने तो शायद इस ब्रांड का नाम भी कभी नहीं सुना था, और मैं उसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर था। मैं केवल 13 साल की उम्र में ऑनरेलिया ज्वेल्स का शेयर होल्डर बन गया था। एक दुर्लभ इंपीरियल जेड के सहारे मैंने मेसन परिवार को दिवालियापन के कगार से बचा लिया था। बदले में मुझे कंपनी के 50% शेयर मिले। उसके बाद से मैं हर साल म्यांमार जाता और वहां से बेहतरीन रॉ जेमस्टोन्स लाकर ऑनरेलिया ज्वेल्स को बेचता। उन्हीं रत्नों की बदौलत कंपनी लगातार बढ़ती गई और मियामी के ज्वेलरी उद्योग की निर्विवाद नेता बन गई। इसी कारण पूरा मेसन परिवार मेरे प्रति अत्यंत आभारी था। वे हमेशा कहते थे कि मुझे किसी भी चीज की जरूरत हो, बस एक शब्द कहूं, लेकिन मैं किसी पर भरोसा नहीं करता था। मेरी नजर में इंसान के दिल में क्या छिपा है, यह कभी पूरी तरह नहीं जाना जा सकता। इसलिए इतने निवेश और शक्ति होने के बावजूद मैंने कभी किसी को स्टर्लिंग परिवार के प्रति अपनी दुश्मनी नहीं बताई और न ही उनसे निपटने की अपनी योजना का जिक्र किया। मैं बस एक साधारण युवा की तरह पढ़ाई करता, दोस्त बनाता और सामान्य जीवन जीता रहा। लेकिन जितना अधिक मैं सामान्य दिखता, उतना ही रहस्यमय उन लोगों को लगता जिन्हें मैंने कभी मदद की थी। मेसन परिवार का मेसन मेरा पहला सच्चा दोस्त था। वह मुझसे 4 साल बड़ा था और कॉलेज के बाद मियामी लौटकर अपना व्यवसाय शुरू कर चुका था। संयोग से उसका व्यवसाय इंटीरियर डिजाइन का था, इसीलिए मैंने उसे फोन करके अपने नए घर के डिजाइन में मदद मांगी। फोन उठाते ही वह हंस पड़ा। वाह, चमत्कार सचमुच होते हैं। हमारे प्रिय ईथन ने आखिरकार अपना घर खरीदने का फैसला कर लिया। मुझे तो लगा था कि तुम हमेशा कैंपस में ही रहने वाले हो। मेरी कॉल पाकर मेसन बेहद उत्साहित था। तुम अभी कहाँ हो? मैं फिलहाल फ्री हूँ, तुरंत आता हूँ। मेसन हमेशा मुझे प्राथमिकता देता था। उसका ऑफिस बिस्किन बुलेवार्ड से ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए मेरा लोकेशन मिलने के कुछ ही समय बाद वह वहां पहुंच गया। उसका स्वभाव बहुत सीधा और स्पष्ट था। वह लोगों से घुमा फिराकर बात नहीं करता था और यही बात मुझे उसमें सबसे अधिक पसंद थी। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अचानक घर खरीदने का फैसला कैसे कर लिया? उसके मजाकिया लहजे में भी चिंता साफ झलक रही थी। सब ठीक तो है? कोई परेशानी हुई क्या? मैंने कंधे उचकाए, बस मन किया। फिर मैंने विषय बदल दिया। तुम आजकल क्या कर रहे हो? मैंने सुना है तुम्हारे माता पिता कह रहे थे कि तुम किसी लड़की का पीछा कर रहे हो। ये सुनते ही मेसन का चेहरा लाल हो गया। उफ, वे तुम्हें सब कुछ बता देते हैं। उसने झेंपते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस एक लड़की है जो मुझे पसंद है। मैंने हंसकर कहा, अगर पसंद है तो कोशिश करो, सफलता मिले या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। जवान लोगों को करियर और प्यार दोनों में जोखिम उठाना चाहिए। मैंने उसे छेड़ा, लगता है वह लड़की बहुत खास होगी, तभी तुम्हारी नजर उस पर पड़ी है। मेसन ने गर्व से भौहें उठाईं। बिल्कुल, बस इंतजार करो, जब मैं उसे मना लूंगा तो सबसे पहले तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं अच्छी खबर का इंतजार करूंगा। उधर मुझसे विदा लेने के बाद क्लोई सीधे स्टर्लिंग मेंशन लौट गई, लेकिन घर पहुंचते ही उसने महसूस कर लिया कि लिविंग रूम का माहौल सामान्य नहीं था।
रिचर्ड स्टर्लिंग ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि स्वयं जाकर मिलने के बाद भी उसे इतनी बुरी तरह ठुकरा दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जाते समय उसके मुंह पर अपमानजनक बातें भी सुननी पड़ी। वह आदमी जिसने पूरी जिंदगी सम्मान, प्रतिष्ठा और विशेष व्यवहार पाया हो, वह ऐसी बेइज्जती कैसे सह सकता था। पूरे रास्ते उसका चेहरा काला पड़ा रहा। घर पहुंचते ही उसका धैर्य टूट गया। उसने लिविंग रूम के कोने में रखा एक फूलदान लात मारकर गिरा दिया और गुस्से से एलेनोर की ओर घूरने लगा। आज तुम वहां गई ही क्यों थी? क्या मैंने तुम्हें सिर्फ मूर्ति की तरह खड़े रहने के लिए कहा था? तुमने एक शब्द तक नहीं बोला। मैं, एक बड़ी कॉरपोरेशन का चेयरमैन, किसी आवारा लड़के से अपमानित होता रहा और तुम बस तमाशा देखती रहीं। क्या तुम्हें यह सब अच्छा लग रहा था? रिचर्ड की बातें सुनकर एलेनोर की आंखें शिकायत और दुख से भर गईं। मुझे अच्छा कैसे लग सकता है? उसने भारी आवाज में कहा। वहां जाने से पहले मैं यही सोच रही थी कि आखिर वह हमारा जैविक बेटा है। चाहे वह कैसा भी हो, चाहे उसमें कितनी भी कमियां क्यों न हों, जब तक वह ठीक से व्यवहार करेगा, हम उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना बदतमीज होगा। ऐसे बेटे का क्या फायदा? एलेनोर ने गुस्से और निराशा से कहा। अच्छा हुआ कि हमने एक कहानी गढ़ ली और उसे यह नहीं बताया कि वह असली स्टर्लिंग उत्तराधिकारी है, वरना इस परिवार को कभी शांति न मिलती। रिचर्ड की कठोर निगाहों के सामने एलेनोर के मन में मेरे लिए बची हुई आखिरी सद्भावना भी खत्म हो गई। उसने आंखों से आंसू पोंछे और ठंडी आवाज में कहा, अगर वह गोद लिया जाना नहीं चाहता तो ठीक है। मैं अपनी भलाई का बदला अपमान के रूप में पाकर थक चुकी हूँ और उसके स्वभाव को देखकर तो लगता है कि अगर वह सच में हमारे साथ रहने आ गया तो मुझे दिल का दौरा पड़ जाएगा। भविष्य में वह जो चाहे बने, अगर उसकी जिंदगी बहुत बुरी हो जाए तो हम उसे कुछ पैसे दे देंगे और समझेंगे कि माँ बेटे का हमारा रिश्ता पूरा हो गया। आज के बाद लियो ही मेरा इकलौता बेटा है। एलेनोर पूरी तरह मेरा हाथ झाड़ लेना चाहती थी। रिचर्ड भी मुझसे कोई संबंध नहीं रखना चाहता था, लेकिन मैं जो अपार लाभ उसके लिए ला सकता था, उस विचार ने उसे पीछे हटने नहीं दिया। स्टर्लिंग परिवार भले ही मियामी का सबसे अमीर परिवार था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर उनकी कोई विशेष पहचान नहीं थी। उच्च समाज में स्ट्रैटेजिक मैरिजेज एक सामान्य बात थी और प्रभावशाली लोगों से संबंध जोड़ने का सबसे तेज तरीका भी। यही सोचकर रिचर्ड ने फिर एलेनोर पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। तुम्हारे लिए कहना आसान है, मैं भी उससे कोई लेना देना नहीं रखना चाहता, लेकिन अगर किसी को उसकी असली पहचान पता चल गई और उसने उसका इस्तेमाल हमारे परिवार के खिलाफ कर लिया तो उसकी कोई भी हरकत बाहर आकर हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर उसमें शिष्टाचार नहीं है तो हम उसे वापस लाएंगे और शिष्टाचार सिखाएंगे। अगर वह समझदार नहीं है तो हम उसे समझदार बनने पर मजबूर करेंगे। तुम्हें डर है कि वह तुम्हें गुस्से से मार डालेगा, लेकिन बाहर लोग क्या कहेंगे, इसका डर नहीं है। लिविंग रूम में उस समय कोई नौकर मौजूद नहीं था, इसलिए रिचर्ड बिल्कुल नहीं रुका। औरतें हमेशा एक जैसी होती हैं, छोटी सोच और सीमित नजर वाली। तुम सिर्फ सामने की चीज देखती हो, उसके पीछे छिपे गंभीर परिणाम नहीं। बेहतर होता अगर हमें कभी उसके अस्तित्व का पता ही न चलता, लेकिन अब जबकि हमें सब मालूम है, हमें उसे वापस लाना ही होगा। रिचर्ड की बातों में तर्क था, लेकिन मुझसे मिलकर आने के बाद एलेनोर सच में नहीं चाहती थी कि मैं वापस लौटूं। वह सोफे पर बैठी थी, मन में नाराजगी, दुख और असंतोष भरा हुआ था, लेकिन वह गोद लिया जाना ही नहीं चाहता। हम उसे उसकी असली पहचान तो नहीं बता सकते, है ना? अगर वह जैविक बेटे के रूप में लौट आया तो लियो का क्या होगा? भले ही लियो हमारे खून का नहीं है, लेकिन वह कितना आज्ञाकारी और दयालु है। अगर उसे सच्चाई पता चली तो वह इसे कभी सहन नहीं कर पाएगा। लियो ज्यादा महत्वपूर्ण है या स्टर्लिंग परिवार? रिचर्ड ने झुंझलाकर कहा। वह अब और बहस नहीं करना चाहता था। और मैंने कब कहा कि हम उसे सच बताएंगे? इंसान तब तक जिद्दी रहता है जब तक उसे दीवार से न लगा दिया जाए। उसकी आंखों में एक निर्दयी चमक उभरी। तुम इस मामले से दूर रहो, उसे वापस लाने का तरीका मैं ढूंढ लूंगा। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि उसके आने के बाद उसे ठीक से शिक्षित करो। एक अच्छा लड़का विनम्र और सभ्य होना चाहिए, उसकी तरह नहीं। ये कहकर रिचर्ड सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। एलेनोर लगभग समझ चुकी थी कि वह क्या करने वाला है। उसे पता था कि मेरा वापस आना अब लगभग तय है, लेकिन मेरा रवैया याद आते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई अभिशाप उसके सिर पर लटक रहा हो। आखिर उसके साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता था? किस्मत उसके प्रति इतनी क्रूर क्यों थी? यह सोचकर एलेनोर का दिल टूट गया और आंसू लगातार बहने लगे। उसी समय क्लोई घर लौटी। अपनी माँ को इस तरह रोते देखकर उसका दिल बैठ गया। माँ, क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? पापा कहाँ हैं? क्या आप लोग आज उस लड़के से मिलने नहीं गए थे? क्या वह वापस नहीं आया? अपनी बेटी को देखकर एलेनोर और भी भावुक हो गई। उसने रूमाल से आंसू पोंछे और पूरे दिन की घटना शुरू से अंत तक सुना दी, खास तौर पर उन कठोर और अपमानजनक बातों पर जोर दिया जो मैंने उनसे कही थीं। ये सुनकर क्लोई का खून खौल उठा।
उसके मन में यह तथाकथित जैविक भाई सिर्फ एक सड़कछाप गुंडा था। उसके विचार से मेरे जैसे इंसान को स्टर्लिंग मेंशन जैसे स्थान में प्रवेश का अवसर मिलने पर जीवन भर आभारी रहना चाहिए था। लेकिन मैं न सिर्फ एहसान फरामोश निकला, बल्कि मैंने उसकी माँ का अपमान भी किया। वह आखिर खुद को समझता क्या है? क्लोई के मन में गुस्सा भर गया। अगर उसका स्टर्लिंग परिवार से खून का रिश्ता न होता तो कौन उसे दूसरी बार देखना भी पसंद करता? वह तो बस कूड़ा है। एक पल के लिए क्लोई पूरी तरह उस खूबसूरत युवक को भूल गई जिससे वह आज मिली थी। वह अपनी माँ के पास बैठ गई, उसका हाथ थामा और धीमी आवाज में बोली, माँ मत रोइए, पापा सही कह रहे हैं। उसके जैसे इंसान को वापस लाना ही होगा ताकि वह स्टर्लिंग नाम को बदनाम न कर सके। क्लोई की आंखों में एक खतरनाक चमक उभरी। बहुत सी ऐसी बातें थीं जो वह तभी कर सकती थी जब मैं वापस उस घर में आ जाऊं। उस समय क्लोई को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस सड़कत छाप गुंडे को वह कोस रही थी और जिस लड़के को वह अपने सपनों का राजकुमार मानने लगी थी, वे दोनों एक ही व्यक्ति थे। गुस्से ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया था। उसने इस अजीब संयोग के बारे में सोचा तक नहीं। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, मुझे ऐसा सबक सिखाना कि मैं जीवन भर याद रखूं। उसने मन ही मन कसम खा ली कि वह मुझे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। उधर मेसन को घर दिखाने के बाद मैंने जल्दी से कुछ खाया और वापस यूनिवर्सिटी कैंपस लौट आया। विश्वविद्यालय में मेरा अपना निजी डॉर्म था जो वास्तव में 2 मंजिला विला था। पहली मंजिल मेरा रहने का स्थान थी, जबकि दूसरी मंजिल पूरी तरह उन छोटे छोटे एक्सपेरिमेंटल उपकरणों से भरी हुई थी जो सिस्टम द्वारा सौंपे गए रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल होते थे। पिछले 2 वर्षों से मेरा पूरा ध्यान डायमेंशनल पाउच टेक्नोलॉजी को वास्तविक दुनिया में लाने पर केंद्रित था। इस प्रोजेक्ट को ऊपर के स्तर पर बेहद महत्व दिया गया था। मेरी सहायता के लिए 4 शीर्ष विशेषज्ञ नियुक्त किए गए थे। सुरक्षा कारणों से पूरा प्रोजेक्ट अत्यंत गोपनीय रखा गया था, लेकिन अब यह लगभग पूरा होने वाला था। इसलिए आखिरकार मेरे हाथ कुछ हद तक खाली हो रहे थे और मैं स्टर्लिंग परिवार से निपटने पर ध्यान दे सकता था। विला लौटने के बाद मैं सीधे दूसरी मंजिल पर गया। आज तक मैं एक पूर्ण डिमेंशनल पाउच बनाने में सफल नहीं हुआ था और सिस्टम ने भी मुझे कोई अतिरिक्त संकेत नहीं दिए थे। बाकी सब मुझे स्वयं समझना था। मैं प्रयोगशाला में बैठा लंबे समय तक विचारों में खोया रहा। तभी अचानक फोन की घंटी बजी और मेरा ध्यान टूटा। स्क्रीन पर नजर डाली तो कॉल मेरी मकान मालकिन मिसेस डियाज की थी। हेलो ईथन, क्या तुमने हाल ही में किसी ताकतवर व्यक्ति को नाराज कर दिया है? उन्होंने हिचकिचाते हुए पूछा। केसी ने तुम्हारे अपार्टमेंट के लिए 2 गुना किराया देने की पेशकश की है और कहा है कि तुम्हें 3 दिनों के भीतर घर खाली करना होगा। मैंने मना कर दिया था, लेकिन फिर उन्होंने 4 गुना किराया देने की बात कही। मैंने तुरंत समझ लिया कि इसके पीछे स्टर्लिंग परिवार ही था। मिसेस डियाज के साथ मेरे संबंध अच्छे थे क्योंकि मैंने पहले उनकी एक समस्या हल करने में मदद की थी, लेकिन 4 गुना किराया एक बड़ी रकम थी। मैंने बिना समय गंवाए कहा, मैं समझता हूँ मिसेस डियाज, मैं कल आकर अपना सामान पैक कर लूंगा। नहीं, मेरा वह मतलब नहीं था। उनकी आवाज में झिझक थी। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहती थी कि मैं उन्हें घर किराए पर नहीं देने वाली हूँ। मैंने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, आपको देना चाहिए। 4 गुना किराया कोई छोटी रकम नहीं होती। स्टर्लिंग परिवार के लिए यह कुछ भी नहीं है। वैसे भी मैं कैंपस में रह सकता हूँ, लेकिन कृपया उन्हें मेरी वर्तमान स्थिति के बारे में कुछ मत बताइएगा। मिसेस डियाज ने तुरंत सहमति जताई। बिल्कुल नहीं बताऊंगी। लेकिन वे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? क्या मैं किसी तरह मदद कर सकती हूँ? मैं कुछ लोगों को जानती हूँ। उनके स्वर में अपराध बोध था और वे लगातार बोलती जा रही थीं। मैंने कुछ औपचारिक जवाब दिए और कॉल समाप्त कर दी। फोन रखते ही मेरी आंखों में ठंडी चमक उभर आई। मुझे पता था कि रिचर्ड कोई न कोई कदम जरूर उठाएगा, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि वह इतना अधीर होगा। सचमुच एक असली कैपिटलिस्ट। अब खेल और दिलचस्प होने वाला था। यह सोचकर मैंने भौं उठाई, आई मैसेज खोला और देखा कि क्लोई के कई संदेश पड़े थे। कुछ देर सोचने के बाद मैंने उनमें से एक का जवाब दिया। फिर मैंने अपना फोन उठाया और अपने आधिकारिक एकेडमिक एडवाइजर को कॉल किया। हेलो प्रोफेसर, मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे एकेडमिक एडवाइजर प्रोफेसर माइल्स थे। वे डीसी से आए थे और उन 4 विशेषज्ञों में से एक थे जिन्हें मेरी सहायता के लिए नियुक्त किया गया था। उनकी पृष्ठभूमि इतनी शक्तिशाली थी कि विश्वविद्यालय का हर व्यक्ति, यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी, उनके साथ अत्यधिक सम्मान से पेश आता था। मियामी के मेयर भी कई बार उनसे मिलने आए थे और उनके सामने उनका व्यवहार लगभग श्रद्धा से भरा होता था। जब मेरे पीछे ऐसे 4 प्रभावशाली लोग खड़े हों तो चुपचाप अन्याय सहना मूर्खता होती। स्टर्लिंग परिवार के कदम उठाने से पहले मैं उनके प्रति अपनी दुश्मनी जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन अब जबकि उन्होंने पहला वार कर दिया था, आगे की हर कार्रवाई पूरी तरह उचित और तार्किक लग सकती थी। मैंने शांत स्वर में पूरी बात बताई। मैंने यह नहीं छिपाया कि स्टर्लिंग परिवार मुझे गोद लेना चाहता था, लेकिन उसे बहुत साधारण ढंग से प्रस्तुत किया, मानो वह कोई खास बात न हो। फिर भी यह सुनकर प्रोफेसर माइल्स क्रोधित हो उठे। आखिर मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था जो मुसीबतें पैदा करे। मैं शांत, संयमित और बेहद लो प्रोफाइल था।
इतनी कम उम्र में डिमेंशनल पाउच टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का नेतृत्व कर रहा था, फिर भी कभी बाहर जाकर अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं करता था। न मैंने किसी को उकसाया, न अपनी प्रतिभा के कारण घमंड किया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि मैं सिर्फ उनका छात्र नहीं था। मैं उन प्रमुख शोधकर्ताओं में से एक था जिनको देश के सर्वोच्च स्तर पर महत्व दिया जाता था। और अब जब प्रोजेक्ट अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था, तभी अचानक स्टर्लिंग परिवार का प्रकट होकर मुझे गोद लेने की जिद करना बेहद संदिग्ध लग रहा था। क्या वे किसी और के इशारे पर काम कर रहे थे? क्या उन्हें किसी ऐसी जानकारी का पता चल गया था जो नहीं पता होनी चाहिए थी? ये एक अत्यंत गंभीर मामला था। प्रोफेसर माइल्स की आवाज तुरंत गंभीर हो गई। ईथन, फिलहाल कैंपस के अंदर ही रहो और जब तक बहुत जरूरी ना हो बाहर मत निकलना। मैं लोगों को इस मामले की जांच करने के लिए कहता हूँ, ज्यादा चिंता मत करो। स्टर्लिंग जैसा परिवार वास्तव में तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वह तो सिर्फ एक अपार्टमेंट है। समय मिलने पर मैं खुद तुम्हें हाउस हंटिंग पर ले जाऊंगा। तुम्हें जो घर पसंद आए वही खरीद लेना। कुछ देर मुझे आश्वस्त करने के बाद प्रोफेसर माइल्स ने कॉल समाप्त कर दी, लेकिन फोन रखते ही उन्होंने तुरंत एक और नंबर मिलाया। हेलो, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूँ। स्टर्लिंग परिवार की पूरी जांच करो। पता लगाओ कि हाल के दिनों में वे किन लोगों के संपर्क में रहे हैं। अगर कुछ भी असामान्य मिले तो सीधे कार्रवाई करो। दूसरी ओर से जवाब आने से पहले ही उन्होंने फोन काट दिया। ये सब सोचकर मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान उभर आई। उसी समय मैंने आई मैसेज देखा। क्लोई पहले ही जवाब दे चुकी थी। उसने लिखा था कि वह संयोग से नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी के पास है और मुझे बारबेक्यू खिलाना चाहती है। स्वाभाविक रूप से मैंने मना नहीं किया। आखिर अगर सब कुछ योजना के अनुसार चला तो अगले कुछ दिनों में क्लोई को मेरी असली पहचान का पता चल ही जाता। उससे पहले मुझे उसके मन में अपने लिए जितना संभव हो उतना स्नेह और लगाव बढ़ाना था। जब मैं वहां पहुंचा तो क्लोई कुछ सेकंड तक मुझे देखती रह गई, फिर जैसे अचानक होश में आई। उसके कान हल्के लाल हो गए और उसने झिझकते हुए कहा, मुझे माफ करना, इतनी रात को तुम्हें बुला लिया। उसके विपरीत मैं पूरी तरह शांत था। माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे भूख लगी हुई थी। तुमने बारबेक्यू की बात की थी ना? यूनिवर्सिटी के पास एक बहुत अच्छी जगह है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूँ। क्लोई ने सिर हिलाया। ठीक है। नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी के आसपास देर रात तक खुली रहने वाली बहुत सारी ईटरीज थीं, खासकर बारबेक्यू रेस्टोरेंट्स। मैं उसे सबसे अच्छी रिव्यूज वाली जगह पर ले गया। रात काफी हो चुकी थी, फिर भी रेस्टोरेंट लगभग भरा हुआ था। चारों ओर छात्रों की चहल पहल थी जो देर रात का खाना खाने आए थे। जैसे ही मैं बैठा, आसपास के लोगों का ध्यान मेरी ओर चला गया। कई लड़कियां बार बार मेरी तरफ देख रही थीं, लेकिन जब उन्होंने सामने बैठी क्लोई को देखा तो आगे आने की हिम्मत नहीं जुटा सकीं। वे केवल ईर्ष्या भरी निगाहों से उसे देखने लगीं। उस क्षण क्लोई का अहंकार और संतोष दोनों चरम पर पहुंच गए। उसकी नजरें मुझ पर पहले से भी अधिक टिक गईं। मैंने यह सब देखा और मन ही मन व्यंग्य से मुस्कुरा दिया। खाना ऑर्डर करने के बाद मैंने मालिक को बुलाकर मेन्यू थमा दिया और फिर चुपचाप बैठकर शून्य में देखने लगा। मेरा मन पूरी तरह शांत था और मेरी क्लोई से बात करने की कोई विशेष इच्छा नहीं थी। शायद मैं सचमुच किसी गहरी सोच में डूबा दिखाई दे रहा था, क्योंकि क्लोई बेचैन होने लगी। वह बार बार कुछ कहने की कोशिश करती, फिर रुक जाती। काफी देर सोचने के बाद उसे आखिर बातचीत शुरू करने का एक तरीका सूझा। हमने काफी स्पाइसी फूड ऑर्डर किया है, क्या कुछ पीने के लिए भी मंगवा लें? उसकी आवाज सुनकर मैं वर्तमान में लौटा। जो चाहो ऑर्डर कर लो, मैंने सहजता से कहा। तुम्हें क्या पीना पसंद है? क्लोई ने तुरंत पूछा। क्या तुम्हें बबल टी पसंद है? अगर चाहो तो मैं जाकर ले आती हूँ। लेकिन उसके वाक्य पूरे होने से पहले ही एक कप बबल टी अचानक हमारी मेज पर रख दिया गया। क्लोई एकदम ठिठक गई। उसने सिर उठाकर देखा। उसके सामने एक बेहद खूबसूरत लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर चमकदार मुस्कान थी। फिर से लेट नाइट स्नैक? उसने सहज अंदाज में कहा। लो, तुम्हारी पसंदीदा टैरो मिल्क ग्रीन टी। लड़की देखने में मुश्किल से 20-22 साल की लग रही थी। उसका चेहरा नाजुक और कोमल था, लेकिन वह सिर्फ बाहरी रूप था। उसके पहले ही वाक्य ने उसकी असली मंशा जाहिर कर दी। लगभग उसी क्षण क्लोई के मन में खतरे की घंटियां बज उठीं। मैंने केवल हल्के से भौं उठाई। विक्टोरिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उस लड़की का नाम विक्टोरिया वॉन्स था। वह नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी में फाइनेंस मेजर की छात्रा थी और मुझसे 1 साल सीनियर थी। कैंपस में उसकी भी बड़ी पहचान थी। अनगिनत लड़के उसके पीछे घूमते थे, लेकिन वह पहली नजर में ही मुझ पर मोहित हो गई थी। अपने अभिमान के कारण उसने कभी सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार नहीं किया कि वह मुझे पसंद करती है, लेकिन जब भी उसे पता चलता कि मैं कहीं हूँ, वह मौका मिलते ही वहां पहुंच जाती। और अगर मेरे साथ कोई दूसरी लड़की होती तो वह कुछ न कुछ ऐसा करती कि सामने वाली खुद पीछे हट जाए। आज भी वही हो रहा था। उसका पहला वाक्य क्लोई के प्रति छिपी हुई शत्रुता से भरा था। दूसरा वाक्य यह दिखाने के लिए था कि वह मुझे कितनी अच्छी तरह जानती है। कोई साधारण और शर्मीली लड़की होती तो शायद
उसी समय पीछे हट जाती। लेकिन क्लोई साधारण नहीं थी। उसने तुरंत समझ लिया कि उसके सामने एक प्रतिद्वंद्वी बैठी है। उसने गहरी सांस ली और उसके भीतर प्रतिस्पर्धा की भावना भड़क उठी। विक्टोरिया बिना पूछे एक कुर्सी खींचकर मेरे बगल में बैठ गई। मैं भी लेट नाइट स्नैक के लिए आई हूँ, उसने सहजता से कहा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके बैठते ही उसके साथ आई 3 अन्य लड़कियां भी कुर्सियां खींचकर हमारे पास बैठ गईं। क्लोई का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उधर वे तीनों नई लड़कियां हंसते मुस्कुराते हुए अपना परिचय देने लगीं और पूरा ध्यान मेरी ओर केंद्रित कर चुकी थीं। तानिया ने तो बाकायदा औपचारिक रूप से माफी भी मांगी। हमें सच में खेद है कि हम लोग बीच में आ गए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसने यह कहा, मोनिका तुरंत बोल पड़ी। लेकिन विक्टोरिया हर समय तुम्हारे बारे में बात करती रहती है। हम बस बहुत जिज्ञासु थे, लिली ने भी उत्साह से जोड़ दिया। हाँ, वह तुम्हारी इतनी तारीफ करती है कि लगता है जैसे आसमान तक पहुंचा देगी। हमें लगा था कि वह बढ़ा चढ़ाकर बोल रही है, लेकिन आज तुम्हें देखकर लगता है कि तुम सच में उसकी बातों पर खरे उतरते हो। तुम लोग क्या बातें कर रही हो? विक्टोरिया ने मुस्कुराते हुए उन्हें बीच में रोका, फिर मेरी ओर देखकर बोली, ईथन, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये हमेशा बेकार की बातें करती रहती हैं। चारों लड़कियां आपस में हंसती बोलती रहीं और पूरी तरह क्लोई को नजरअंदाज कर दिया। यही दृश्य तो मैं देखना चाहता था। मैंने आंख के कोने से क्लोई की तरफ देखा। उसका चेहरा पहले ही बदसूरत हो चुका था। मैंने होंठ दबाए और विनम्र मुस्कान के साथ कहा, सब लोग, यह मेरी दोस्त क्लोई है। आज रात मैं इसके साथ खाना खाने आया हूँ। मैं अभी क्लोई को बहुत ज्यादा शर्मिंदा नहीं होने दे सकता था, कम से कम अभी नहीं। ऐसी स्थिति में उसका पक्ष लेना उसके मन में मेरे प्रति लगाव को कम से कम 10% और बढ़ा देता। मेरी बात सुनकर विक्टोरिया की मुस्कान एक पल के लिए जम गई, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और क्लोई की ओर देखा। ओह, तो तुम ईथन की दोस्त हो। मुझे बहुत अफसोस है, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। उसके तीनों दोस्तों ने भी तुरंत कहा, हमें सच में माफ करना। हालांकि उनके शब्दों में कोई वास्तविक ईमानदारी नहीं थी, फिर भी क्लोई ने लंबी सांस छोड़ी और जबरन मुस्कुराई। कोई बात नहीं, चूंकि आप लोग ईथन की सीनियर्स हैं तो मेरी भी सीनियर्स हुई। जो चाहो ऑर्डर करो, आज रात मेरी तरफ से। विक्टोरिया भी कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसने तुरंत जवाब दिया, हम तुम्हें कैसे भुगतान करने देंगे? तुम नॉर्थ शोर की छात्रा भी नहीं हो, है ना? जब तुम हमारी यूनिवर्सिटी में मेहमान बनकर आई हो तो मेजबानी करना मेरा कर्तव्य है। आज रात मेरी तरफ से। ठीक है, धन्यवाद, क्लोई ने मुस्कुराकर कहा। फिर उसने मेरी ओर देखा। ईथन, चूंकि आज विक्टोरिया हमें ट्रीट दे रही है तो अगली बार मैं तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। ये चाल सचमुच शानदार थी। विक्टोरिया की मुस्कान फिर एक पल को जम गई। क्षण भर के लिए ही सही, लेकिन मैंने साफ देख लिया। मैं बस मुस्कुराया और सिर हिला दिया। सच कहूं तो विक्टोरिया भी कोई बहुत अच्छी इंसान नहीं थी। वह मुझे पसंद करती थी, लेकिन कभी खुलकर स्वीकार नहीं करती थी। बस परछाइयों में रहकर हर संभावित प्रतिद्वंद्वी को दूर भगाने की कोशिश करती रहती थी। हालांकि मेरा अभी किसी से रिश्ता बनाने का इरादा नहीं था, लेकिन यह एक क्लासिक डॉग ईट डॉग स्थिति थी और ऐसा दृश्य देखना मुझे बेहद मनोरंजक लगता था। क्लोई ने सचमुच अपने स्टर्लिंग नाम की प्रतिष्ठा बनाए रखी। 4 विरोधियों के सामने भी उसने एक बार भी कमजोरी नहीं दिखाई। पूरे भोजन के दौरान वह कहीं भी पीछे नहीं रही। अंत में उन चारों ने उसे नशे में धुत्त करने की कोशिश की, लेकिन परिणाम उल्टा निकला। क्लोई ने चारों को ही शराब में मात दे दी और वे लगभग मेज पर ढेर हो गईं। महिलाओं की प्रतिस्पर्धात्मक प्रवृत्ति वास्तव में अद्भुत होती है। जब काफी देर हो गई तो मैंने वहां से निकलने का सुझाव दिया। जाते जाते क्लोई ने अंतिम वार भी कर दिया। उसने मुश्किल से होश में बैठी विक्टोरिया से मुस्कुराकर कहा, विक्टोरिया, अब मैं और ईथन चलते हैं। आज रात हमें ट्रीट देने के लिए धन्यवाद। अगली बार जब मैं नॉर्थ शोर आऊंगी तो मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। सुनने में यह बेहद विनम्र और शालीन बात थी, लेकिन इससे विक्टोरिया इतनी चिढ़ गई कि उसका संयम टूटने की कगार पर पहुंच गया। दुर्भाग्य से वह इतनी नशे में थी कि कुछ कर भी नहीं सकती थी। उसे बस यह देखना पड़ा कि मैं और क्लोई साथ साथ वहां से निकल गए। रात की ठंडी हवा चल रही थी और उसमें शराब की तीखी गंध घुली हुई थी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने क्लोई की ओर देखा। उसका चेहरा हल्का लाल था। आज रात जो कुछ हुआ उसके लिए माफ करना, मैंने कहा। तुम्हें काफी कुछ झेलना पड़ा। क्लोई ने सिर हिलाया। कोई बात नहीं, बस थोड़ी सी शराब थी। आखिर जवान होने का मतलब ही क्या है? खुलकर जीना और खुलकर पीना। वह भी थोड़ी नशे में थी, इसलिए उसके शब्द बिना सोचे निकल रहे थे। मैंने भौं उठाई। तो तुम अक्सर पीती हो? अब समझ आया कि तुम 4 लोगों को अकेले कैसे हरा पाई। मेरी बात सुनते ही क्लोई जैसे बिजली का झटका खाकर होश में आ गई। नहीं नहीं, उसने जल्दी से कहा, बस हमारे परिवार में लोगों की अल्कोहल टॉलरेंस स्वाभाविक रूप से अच्छी है। मैं आमतौर पर ज्यादा नहीं पीती। बस आज विक्टोरिया और उसकी दोस्तें इतनी मेहमान नवाज थीं कि मैं उनका आग्रह ठुकरा नहीं सकी। वह लगातार सफाई देती जा रही थी, लेकिन जितना ज्यादा बोलती उतना ही ऐसा लगता जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रही हो। उसके चेहरे पर पछतावे की झलक साफ दिखाई देने लगी। हाँ, ज्यादा शराब पीना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, मैंने सहजता से कहा। मेरा इस विषय को आगे बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन कभी कभी जब कोई व्यक्ति बहुत खुश और उत्साहित हो तो बस उसकी एक छोटी सी गलती की ओर इशारा करना और अपने रवैये
में थोड़ा बदलाव लाना ही काफी होता है ताकि वह हर बात पर शक करने लगे। मैंने फोन उठाकर कहा, मैंने तुम्हारे लिए कार बुला दी है, तुमने काफी पी रखी है, घर जाकर आराम करो। क्लोई तुरंत घबरा गई। मैं तुम्हें कैंपस तक छोड़ देती हूँ। मैंने सिर हिलाया। जरूरत नहीं, तुम खुद इतनी नशे में हो, मैं अकेले वापस जा सकता हूँ। यहीं रुको, मैं कुछ खरीद कर आता हूँ। ये कहकर मैं मुड़ा और चल दिया। मुझे दूर जाते देखकर क्लोई का दिल अचानक बैठ गया। उसके मन में एक ही विचार गूंजने लगा, खत्म हो गया, मैंने गलत बात कह दी। अब उसकी नजर में मेरी छवि जरूर खराब हो गई होगी। वह शायद सोचता होगा कि मैं कोई ऐसी लड़की हूँ जो हर समय बार और क्लबों में घूमती रहती है। ये सोचते ही उसका सारा नशा गायब हो गया। उसकी जगह पछतावा, घबराहट और बेचैनी ने ले ली। ईथन इतना असाधारण था कि उसके आसपास प्रशंसकों की कोई कमी नहीं हो सकती थी। उनमें से कई शायद प्रतिभाशाली और अमीर परिवारों के उत्तराधिकारी भी होंगे। उदाहरण के लिए विक्टोरिया को ही देख लो। जितनी परेशान करने वाली वह थी, उसके बोलने के तरीके और पहनावे से साफ पता चलता था कि वह किसी संपन्न परिवार से आती है। फिर भी इतनी योग्यताओं के बावजूद ईथन उसके प्रति हमेशा उदासीन ही रहा। जब विक्टोरिया और उसकी सहेलियां क्लोई को शराब पिलाने की कोशिश कर रही थीं, तब भी उसने कई बार भौहें सिकोड़ ली थीं। स्पष्ट था कि उसे उनका व्यवहार पसंद नहीं आया था। मैं कितनी बेवकूफ हूँ, क्लोई ने मन ही मन खुद को कोसा। मैंने बस नशे में होने का नाटक क्यों नहीं किया। शायद तब ईथन मुझे खुद घर छोड़ने आता। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे ईथन की नजरों में उसकी छवि सुधर सके। जितना ज्यादा वह इस बारे में सोचती, उसका सिर उतना ही ज्यादा दर्द करने लगता। तभी अचानक उसके सामने दवा की एक डिब्बी आ गई। ये ले लो, मैंने कहा, हैंगओवर की दवा है, इसे लेने के बाद शायद तुम्हें बेहतर महसूस होगा। मैंने वह डिब्बी उसके हाथ में रख दी। मैं अच्छी तरह जानता था कि किसी इंसान को पूरी तरह अपने प्यार में डालने के लिए उसके भावनाओं को बार बार झकझोरना पड़ता है। उसे खुशी, चिंता, उम्मीद और घबराहट के बीच झुलाते रहो। जब उसकी भावनाएं पूरी तरह तुम्हारी हर प्रतिक्रिया पर निर्भर होने लगें, तब समझो मंजिल करीब है। इसलिए जब उस रात बाद में क्लोई ने मुझे संदेश भेजकर बताया कि वह सुरक्षित घर पहुंच गई है, तो मैंने जानबूझकर जवाब नहीं दिया। मैंने ऐसा दिखाया जैसे मैंने संदेश देखा ही नहीं। अपना काम निपटाया और आराम से सो गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली और मैंने फोन उठाया, तो उसमें क्लोई के 20 से भी ज्यादा संदेश थे। पहला संदेश था, मैं घर पहुंच गई हूँ। दूसरा, दवा के लिए धन्यवाद, अब मेरे सिर में बिल्कुल दर्द नहीं है। तीसरा, क्या तुम भी सुरक्षित कैंपस पहुंच गए। इसके बाद लगभग हर आधे घंटे में एक नया संदेश आता गया। शुरुआत में वे सामान्य थे, लेकिन धीरे धीरे उनके स्वर में बेचैनी आने लगी। एक संदेश में उसने लिखा, मुझे नहीं पता इसे कैसे समझाऊं, लेकिन मैं सच में ज्यादा नहीं पीती। कल रात बस एक अपवाद थी। आखिरी संदेश रात 2 बजे भेजा गया था। स्क्रीन से ही उसकी घबराहट महसूस हो रही थी। मैंने भौं उठाई, मुस्कुराया और छोटा सा जवाब भेजा, माफ करना, मैं कल रात इतना थक गया था कि वापस आते ही सो गया। ऐसा लगा जैसे क्लोई पूरी रात जागती रही हो। मेरा संदेश पहुंचते ही उसका जवाब आ गया, ओह तुम सो रहे थे, मुझे लगा तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो। उसके बाद एक उदास चेहरे वाला इमोजी भी था। मुझे ये सब थोड़ा हास्यास्पद लगा। मैं अभी जवाब देने ही वाला था कि उसका अगला संदेश आ गया, क्या आज तुम फ्री हो, मुझे एक बहुत अच्छा जापानीज रेस्टोरेंट पता है। आज नहीं, मैंने लिखा, मुझे सामान शिफ्ट करना है। क्लोई ने तुरंत मदद की पेशकश कर दी। स्वाभाविक रूप से मैंने तुरंत हामी नहीं भरी। मैंने कहा कि मैं खुद संभाल सकता हूँ, लेकिन वह लगातार जोर देती रही। आखिर उसने बता दिया कि वह पहले से ही नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी के ईस्ट गेट पर मेरा इंतजार कर रही है। यह सुनकर मैं समझ गया कि उसने सचमुच पूरी रात ठीक से नींद नहीं ली थी। मेरा मूड तुरंत अच्छा हो गया। ठीक है, मैंने जवाब दिया, ईस्ट गेट पर ही रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसी सुबह ठीक 8 बजे शहर के व्यस्त एयरपोर्ट टर्मिनल में एक बेहद आकर्षक युवक दिखाई दिया। उसके साथ एक सुंदर युवती थी जो हंसते हुए उससे बातें कर रही थी। दोनों इतने आकर्षक थे कि आसपास से गुजरने वाले लोग अनायास ही मुड़कर उन्हें देखने लगते। वह युवक कोई और नहीं बल्कि स्टर्लिंग परिवार का सबसे छोटा बेटा लियो था। 1 महीने पहले स्कूल जाते समय उसका हल्का सा कार एक्सीडेंट हुआ था, जिससे उसके चेहरे पर एक छोटा सा निशान रह गया था। अपने रूप रंग को लेकर बेहद सजग रहने वाला लियो उस निशान को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए उसने अपनी बड़ी बहन इसाबेला, जो न्यूयॉर्क में पढ़ाई कर रही थी, को साथ लेकर दक्षिण कोरिया जाकर कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाया था और आज ही वे दोनों वापस लौटे थे। इसाबेला, क्या तुम्हें लगता है कि मम्मी पापा हमें इतनी जल्दी वापस देखकर हैरान हो जाएंगे? लियो ने उत्साह से पूछा। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह मासूमियत भरी मुस्कान थी। फिर उसने हल्की चिंता के साथ कहा, लेकिन पापा शायद ऑफिस में होंगे, वे बहुत मेहनत करते हैं। जब वे घर लौटेंगे तो मैं उनके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा, उनके असली बेटे की तरफ से एक खास डिनर। लियो को जरा भी पता नहीं था कि वह वास्तव में स्टर्लिंग परिवार का जैविक बेटा नहीं था। स्टर्लिंग परिवार ने हमेशा उसे बेहद प्यार और दुलार दिया था,
जब उन्हें पता चला कि उसका उनसे कोई रक्त संबंध नहीं है तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यह थी कि इस सच्चाई को छिपा लिया जाए। दूसरी प्रतिक्रिया थी एलेनोर पर शक करना। लेकिन जब जांच में यह सामने आया कि लियो का एलेनोर से भी कोई जैविक संबंध नहीं है, तब उन्हें समझ आया कि कहीं न कहीं कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। आगे की जांच में असली उत्तराधिकारी का अस्तित्व सामने आया। फिर भी उनके लिए निर्णय लेना मुश्किल नहीं था। एक तरफ वह लड़का था जिसने 17 साल अकेले संघर्ष करते हुए बिताए थे और जिसने अभी तक हाई स्कूल भी पूरा नहीं किया था। दूसरी तरफ लियो था जिसे उन्होंने बचपन से अपने हाथों से पाला था, प्यार दिया था और परिवार का केंद्र बनाया था। अंततः पूरे स्टर्लिंग परिवार ने मिलकर फैसला किया कि सच्चाई को हमेशा के लिए छिपाया जाएगा। असली उत्तराधिकारी को वापस लाया जाएगा, लेकिन सिर्फ एक वार्ड के रूप में। उसे खाना, कपड़े और रहने की जगह दी जाएगी, लेकिन वह कभी भी लियो की स्थिति को चुनौती देने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा। उधर लियो के चेहरे पर गर्व और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। इसाबेला ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में स्नेह भी था और एक हल्की सी दया भी, क्योंकि वह उन बहुत कम लोगों में से एक थी जो सच्चाई जानती थी। लियो अभी तक नहीं जानता था कि इस ट्रिप के बाद वह स्टर्लिंग परिवार का इकलौता बेटा नहीं रहेगा। यह सोचकर इसाबेला ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में घृणा की झलक उभर आई। वह बस उम्मीद कर रही थी कि वह लड़का समझदार निकले और ऐसी चीजों पर लालच न करे जो उसकी नहीं थीं, वरना चाहे वह उसका सगा भाई ही क्यों न हो, वह उसे नहीं छोड़ेगी। तुम नॉर्थ शोर की विला में रहते हो? यहाँ मेरा सामान डॉर्म में शिफ्ट कराने के बाद क्लोई को अपनी ही समझ पर शक होने लगा। नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी में केवल प्रोफेसर लेवल या उससे ऊपर के लोगों को 2 मंजिला विला मिलती थी। दूसरा तरीका यही था कि किसी ने यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया हो, लेकिन मैं इतना युवा दिखता था कि प्रोफेसर होना नामुमकिन था। इसका मतलब मैं ऐसा स्टूडेंट था जिसने कोई बड़ा योगदान दिया था। आखिरी बार ऐसा करने वाला स्टूडेंट एक लेजेंड बन गया था, जिसने ग्लोबल रोबोटिक्स कंपटीशन में पहला स्थान हासिल किया था। ये 5 साल पहले हुआ था और उसी घटना ने नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी को रातों रात मशहूर कर दिया था। क्लोई ने तब वह कंपटीशन टीवी पर देखा था और ब्रैंडन हेज उसका आइडल बन गया था। विला के सोफा पर बैठी क्लोई का गोरा चेहरा लाल हो गया था। वह जैसे स्तब्ध थी और यकीन नहीं कर पा रही थी कि उसके सामने बैठा यह मासूम दिखने वाला युवक उसके आइडल के समान स्तर का हो सकता है। हाँ, मैंने शांत स्वर में सिर हिलाया। मैंने कुछ काम किए थे, इसलिए मेरे एडवाइजर ने खास तौर पर मेरे लिए ये विला मांगी। क्लोई की आंखें चौड़ी हो गईं और उस पल उसकी यूथफुल एनर्जी उसे और भी प्यारा बना रही थी। तुमने क्या किया? उसने उत्सुकता से पूछा। माफ करना, ये कॉन्फिडेंशियल है। अगर सब कुछ तेजी से हुआ तो कुछ महीनों में तुम्हें खुद पता चल जाएगा। क्लोई ने हल्का सा निगलते हुए कहा। ये तो बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लग रहा है। क्या ये कोई कमाल की चीज है? मैंने मुस्कुराकर कहा। ऐसा कह सकते हो। किस फील्ड में? उसने फिर पूछा। सॉरी, नहीं बता सकता। मैंने एनडीए साइन किया हुआ है। एनडीए? क्लोई हैरानी से बोल उठी। लेकिन तुम तो मेरी ही उम्र के लगते हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्या कम उम्र का मतलब है कि कोई बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं कर सकता? उम्र सब कुछ तय नहीं करती। अब तक सूरज निकल आया था और खिड़की से आती सुनहरी रोशनी मुझ पर पड़ रही थी, जिससे मैं एक साथ हैंडसम और रहस्यमय लग रहा था। मैंने बात बदलते हुए कहा, सामान शिफ्ट कराने में मदद के लिए धन्यवाद। चलो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। क्लोई के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। वह और सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे चेहरे से समझ गई कि उसे कोई जवाब नहीं मिलने वाला। आखिर उसके मन की सारी भावनाएं 3 शब्दों में सिमट गईं। तुम कमाल हो। सच में, मैं कमाल था। शुरुआत में क्लोई का आकर्षण केवल मेरी शक्ल सूरत की वजह से था, लेकिन अब वह मेरी क्षमताओं से पूरी तरह प्रभावित हो चुकी थी। सुंदर और बुद्धिमान लड़के बहुत थे और उसे पसंद करने वाले अधिकांश लड़के टॉप स्टूडेंट्स थे, लेकिन वे सब मुझसे बहुत पीछे थे। मुझसे मिलने से पहले उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कोई 17 साल का लड़का इतना असाधारण हो सकता है। एक पल में ही उसके दिल में मेरी अहमियत कई स्तर ऊपर पहुंच गई। अब जब वह मुझे देखती थी तो उसकी आंखों में केवल प्रेम नहीं बल्कि गहरा सम्मान भी दिखाई देता था। ठीक है, तो क्या हम खाने के लिए चल रहे हैं? मैंने पूछा। बिल्कुल, मुझे खुशी होगी। क्लोई अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि उसका फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर देखा। कॉल लियो की थी। आमतौर पर लियो का फोन आते ही वह खुश हो जाती थी, लेकिन इस बार उसने मेरी ओर देखा। मेरा चेहरा सामान्य था, इसलिए उसने कॉल उठा ली। उसके कुछ कहने से पहले ही दूसरी तरफ से लियो की आवाज गूंज उठी। क्लोए, मैं वापस आ गया हूँ। क्या तुमने मुझे मिस किया? साउथ कोरिया में रहते हुए मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था। मैं लगभग घर पहुंचने वाला हूँ। तुम स्कूल में हो या घर पर? आज क्लास बंक तो नहीं की? लियो लगातार बोलता जा रहा था, लेकिन क्लोई एक भी शब्द नहीं सुन रही थी। उसका पूरा दिमाग मेरे विचारों से भरा हुआ था। जितना ज्यादा वह मेरे बारे में सोचती, मैं उतना ही असाधारण लगता। अगर उसका बॉयफ्रेंड मेरे जैसा होता तो हर कोई उससे ईर्ष्या करता। इसी सोच में डूबी हुई उसने अधीरता से लियो की बात काट दी। ठीक है, मैं अभी थोड़ी बिजी हूँ।
रात में घर पहुंचकर बात करती हूँ। इतना कहकर उसने लियो के जवाब का इंतजार किए बिना कॉल काट दी। दूसरी तरफ लियो अविश्वास से फोन को घूरता रह गया और केवल डायल टोन सुनता रहा। उसके पास बैठी इजाबेला ने पूछा, क्या हुआ लियो? वह चौंक कर बोला, कुछ नहीं, लेकिन उसका मूड तुरंत खराब हो चुका था। क्लोई ने उसका फोन काट दिया था और उसे काफी गुस्सा आ रहा था। उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। बस क्लोई है, पता नहीं क्या कर रही है। उसने अचानक फोन काट दिया। अपनी इज्जत बचाने के लिए रिचर्ड और एलेनोर ने इजाबेला को यह नहीं बताया था कि मैं परिवार में लौटने से इनकार कर चुका हूँ। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि अभी कुछ समस्याएं बाकी हैं जिन्हें सुलझाना है। इसलिए जब लियो ने शिकायत की तो इजाबेला के मन में सबसे पहला ख्याल यही आया कि इसका संबंध उसके नए मिले भाई से होगा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं और उसने लियो के सिर पर हल्के से हाथ फेरा। मैं उसकी पिटाई कर दूंगी। उसे लगने लगा कि यह तथाकथित भाई काफी चालाक और मैनिपुलेटिव है। इतनी कम देर में ही उसने क्लोई को लियो का फोन काटने पर मजबूर कर दिया था। अच्छा हुआ कि वह इस बार लियो के साथ वापस आई थी, वरना लियो उसका मुकाबला नहीं कर पाता। इजाबेला ने धीरे से सांस छोड़ी और उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गईं। फोन रखने के बाद क्लोई ने मुझे बताया कि कॉल उसके भाई का था। उसने कहा कि कुछ समय पहले उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, इसलिए वह कुछ समय के लिए बाहर था और आज ही देश लौटा है। मैं मुस्कुराया। देश लौटते ही उसने तुम्हें फोन किया? लगता है तुम दोनों काफी करीब हो। क्लोई ने तुरंत सिर हिलाया। बिल्कुल, आखिर वह मेरा इकलौता भाई है। यह कहते समय वह पूरी तरह भूल चुकी थी कि उसका असली सगा भाई अभी भी कहीं बाहर मौजूद था। फिर वह हंसते हुए बोली, उसकी उम्र देखकर धोखा मत खाना। कई बार वह बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करता है। वैसे वह भी तुम्हारी उम्र का ही है। अगर तुम दोनों मिले तो जरूर अच्छी दोस्ती हो जाएगी। क्लोए उत्साह से अपने परिवार के बारे में बातें करती रही, मानो हमारे बीच की दूरी कम करना चाहती हो। जब उसने बताया कि लियो भी मेरी ही उम्र का है तो उसके दिमाग में अचानक एक विचार आया। अगर लियो और ईथन दोस्त बन जाएं तो उसके लिए मुझे पाने का मौका और बढ़ जाएगा। वह उत्साहित होकर बोली, कैसा रहेगा अगर मैं किसी दिन तुम दोनों की मुलाकात करवाऊं? उसके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन वह मेरी आंखों में छिपी ठंडक को बिल्कुल नहीं देख पाई। मैंने शांत स्वर में कहा, जरूर, मैं उसका इंतजार करूंगा। मैं और क्लोई यूनिवर्सिटी के पास एक जापानीज रेस्टोरेंट में लंच करने गए। वह मुझे किसी और शानदार जगह ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं पहले ही उस पर काफी समय बर्बाद कर चुका था। इसलिए मैंने यह कहकर मना कर दिया कि कैंपस में मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। विदा लेते समय क्लोई बोली, 2-3 दिनों में मैं तुमसे संपर्क करूंगी और अपने भाई को भी साथ लाऊंगी। मैंने सिर हिलाया। ठीक है। क्लोई बेहद खुश थी। रास्ते भर वह सोचती रही कि लियो को कौन सा गिफ्ट दे ताकि वह उसकी मदद करके मुझे उससे प्यार करने पर मजबूर कर सके। यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद क्लोई एक बुटीक गई और वहां से एक नया डिजाइनर बैग खरीदा। फिर वह तेजी से स्टर्लिंग मैंशन की ओर लौट गई। उधर जब लियो घर पहुंचा तब तक रिचर्ड ऑफिस जा चुका था। घर में केवल एलेनोर और स्टाफ मौजूद थे। हालांकि लियो निराश नहीं हुआ। उसने साउथ कोरिया से लाए हुए गिफ्ट्स सभी स्टाफ में बांटे और फिर एलेनोर को अपना खास चुना हुआ उपहार दिया। वह लगभग $20,000 कीमत का कार्डियर रूबी नेकलेस था। एलेनोर जैसी अमीर महिला के लिए $20,000 कोई बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन अपने बेटे की भावना ने उसका दिल गर्म कर दिया था। इजाबेला के वापस आने से भी एलेनोर का मूड पहले से काफी बेहतर हो चुका था। मेरी वजह से जो उदासी उसके मन में छा गई थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। एलेनोर ने लियो का हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें यह पैसा अपने लिए बचा लेना चाहिए था। लियो मुस्कुराया। मुझे लगा यह नेकलेस आप पर बहुत अच्छा लगेगा, इसलिए खरीद लिया। और अपनी माँ के लिए गिफ्ट खरीदने में क्या बुराई है? जब मैं खुद कमाने लगूंगा तब आपको हर दिन गिफ्ट्स दूंगा। उसकी बातें शहद जैसी मीठी थीं और एलेनोर का चेहरा खुशी से खिल उठा। सिर्फ यह सोच ही काफी है बेटा, मुझे पता है तुम अच्छे बेटे हो। लियो ने तुरंत कहा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी लेना पड़ता है, वरना वह सिर्फ खाली वादे रह जाते हैं। एलेनोर और भी खुश हो गई। तभी इजाबेला हंस पड़ी। क्या मतलब? क्या तुम कहना चाहते हो कि मैं खाली वादे करती हूँ? लियो ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बिल्कुल नहीं, आप अलग हैं। लेकिन लगता है इस बार आप मॉम के लिए कोई गिफ्ट नहीं लाई हैं। मॉम को कितना दुख हुआ होगा। इजाबेला ने अपनी माँ की ओर देखकर कहा, मॉम, मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, लेकिन आज आपके लिए लंच बना सकती हूँ। बताइए क्या खाना चाहेंगी? मैं इंग्रेडिएंट्स तैयार करवा देती हूँ। एलेनोर अपने बच्चों की नोकझोंक का आनंद ले रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह कई साल छोटी हो गई हो। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे भाई को फिश पसंद है, क्यों ना तुम फिश बना लो। आप सबसे अच्छी मॉम हैं। लियो फिर से अपनी माँ से लिपट गया। यह खुशहाल दृश्य देखकर इजाबेला को राहत मिली। उसे डर था कि लौटते ही उसे अपने तथाकथित जैविक भाई का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह यहाँ नहीं था। अगर वह वापस आ गया होता तो लियो इतना खुश नहीं होता।
उसके मन में आया कि बेहतर होगा वह हमेशा के लिए दूर ही रहे। वह उसे बड़ी रकम देकर भेज भी सकती थी, लेकिन दुर्भाग्य से उसके माता पिता इस सुझाव से सहमत नहीं थे। परिवार के प्यार और लाड़ प्यार से घिरा लियो बेहद खुश था और कुछ समय के लिए क्लोई की फोन वाली घटना भी भूल गया। लेकिन जब क्लोई अपना नया बैग लेकर घर पहुंची तो उसका उत्साह उससे भी ज्यादा था। वह सीधे लियो के पास पहुंची और बोली, लियो, वह सच में कमाल का है और बहुत हैंडसम भी। अगर तुम उससे मिलोगे तो तुम्हें भी वह पसंद आएगा। अगर तुम उसके करीब हो गए तो मेरे चांसेस और बढ़ जाएंगे। प्लीज लियो, मुझे वह सच में बहुत पसंद है। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। स्कूल में क्लोई उतनी ही तेजी से बॉयफ्रेंड बदलती थी जितनी तेजी से कपड़े बदलती थी। उसके हर बॉयफ्रेंड ने हमेशा लियो को खुश करने की कोशिश की थी ताकि क्लोई उसे और पसंद करे, लेकिन यह पहली बार था जब क्लोई किसी लड़के को पाने के लिए खुद लियो से मदद मांग रही थी और उसकी बातों से साफ था कि इस बार वही उस लड़के को खुश करने की कोशिश कर रही थी। ये बात लियो को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। जो लड़का घर और स्कूल दोनों जगह हमेशा अटेंशन का केंद्र रहा था, उसे अंदर से बेहद असहज महसूस हुआ। उसके चेहरे की मुस्कान बनावटी हो गई, लेकिन फिर भी उसने कहा, ठीक है, फिर मैं मदद करूंगा। जब समय मिले तो मुझे उससे मिलवाना। मैं भी देखना चाहता हूं कि आखिर वह कौन सा इंसान है जिसने मेरी बहन को इस हद तक दीवाना बना दिया है। लियो की बात सुनते ही क्लोई खुशी से उछल पड़ी। थैंक यू लियो, तुम दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। इसके बाद क्लोई यह योजना बनाने लगी कि लियो और ईथन की मुलाकात कब करवाई जाए, लेकिन उससे पहले ही स्टर्लिंग परिवार पर मुसीबत टूट पड़ी। सबसे पहले IRS ने उनकी कंपनी के अकाउंट्स की जांच शुरू कर दी। फिर एक एक करके उनके बिजनेस पार्टनर्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने शुरू कर दिए, जिससे स्टर्लिंग परिवार का नया इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट पूरी तरह रुक गया। घटनाओं की इस श्रृंखला ने रिचर्ड स्टर्लिंग को बुरी तरह परेशान कर दिया। बिजनेस वर्ल्ड का अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते रिचर्ड तुरंत समझ गया कि कोई जानबूझकर उसे निशाना बना रहा है। उसने अपने पुराने पार्टनर से जानकारी हासिल करने के लिए बड़ी रकम खर्च की। शुरुआत में किसी ने कुछ नहीं बताया, लेकिन आखिरकार एक व्यक्ति को उस पर दया आ गई और उसने थोड़ा संकेत दिया। तुमने हाल ही में किसी को नाराज किया होगा। जो व्यक्ति तुम्हारे पीछे पड़ा है वह बहुत शक्तिशाली है। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। ये सुनकर रिचर्ड घबरा गया। उसने बार बार सोचा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि उसने आखिर किसे नाराज किया है। IRS की जांच और बिजनेस क्राइसिस के कारण स्टर्लिंग परिवार गहरे संकट में फंस चुका था। जिससे भी रिचर्ड मदद मांगता, कोई उसकी सहायता नहीं कर पाता। आखिरकार उसके एक प्रभावशाली कॉन्टैक्ट ने, जिस पर उसने वर्षों और बहुत पैसा खर्च किया था, उसे सांत्वना देते हुए कहा, ज्यादा चिंता मत करो। ऊपर से खबर आई है कि तुमने राष्ट्रीय महत्व के एक व्यक्ति को परेशान किया था, इसलिए तुम्हें बस एक छोटा सा सबक सिखाया जा रहा है। रिचर्ड हैरान रह गया। राष्ट्रीय महत्व का व्यक्ति? मैं ऐसे किसी इंसान को क्यों परेशान करूंगा? क्या मैं पागल हूं? उसने खुद को निर्दोष समझते हुए कहा। उसके दिमाग में एक बार भी ईथन का नाम नहीं आया। तब उस कॉन्टैक्ट ने एक और संकेत दिया। कुछ दिन पहले क्या तुमने किसी एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट को उसकी असली कीमत से कई गुना ज्यादा किराए पर लेने की कोशिश की थी? ये सुनते ही रिचर्ड ने सहज रूप से जवाब दिया, मैं भला एक बेडरूम अपार्टमेंट क्यों किराए पर लूंगा? लेकिन शब्द निकलते ही उसे कुछ दिन पहले की अपनी हरकत याद आ गई, जब उसने ईथन को झुकाने के लिए ऐसा कदम उठाया था। उसके पूरे शरीर में झटका सा लगा और फिर अविश्वास की लहर दौड़ गई। तुम कहना क्या चाहते हो? ये देखकर कि रिचर्ड को बात समझ आ गई है, कॉन्टैक्ट ने साफ शब्दों में कहा, सुना है तुम उस लड़के को वार्ड बनाना चाहते थे। उसकी पहचान कोई साधारण बात नहीं है। शुरुआत में अथॉरिटीज ने तो तुम्हारी जांच एक संभावित फॉरेन एजेंट के रूप में की थी। जब उन्हें पता चला कि तुम साफ हो, तब उन्होंने सिर्फ हल्का सबक सिखाने का फैसला किया। मेरी बात मानो, इस बार कोई कनेक्शंस मत इस्तेमाल करना। इससे कुछ नहीं होगा। जितना बैक टैक्स देना है चुपचाप दे दो और इसे बड़ी मुसीबत से बचने की कीमत समझो। जहां तक पार्टनरशिप्स की बात है, तुम्हें विनम्रता से माफी मांगनी होगी। यह कहकर कॉन्टैक्ट ने फोन काट दिया। डायल टोन सुनते हुए रिचर्ड स्तब्ध बैठा रह गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस जैविक बेटे को उसने हमेशा तुच्छ समझा था, वह वास्तव में राष्ट्रीय महत्व का व्यक्ति निकला। आखिर उसने जो जानकारी जुटाई थी, उसमें ईथन को एक हाई स्कूल ड्रॉप आउट और सड़क छाप लड़का बताया गया था। ऐसा लड़का स्टर्लिंग परिवार के योग्य कैसे हो सकता था? रिचर्ड हमेशा लाभ और प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देता था। जब उसे लगा कि उसका जैविक बेटा असफल है, तो उसने सोचा था कि उसे वार्ड बनाकर आरामदायक जीवन दे देगा और अपना कर्तव्य पूरा समझेगा। लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं की थी कि ईथन इतनी कम उम्र में राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा बन चुका होगा। सिर्फ एक छोटी सी चाल चलने पर वह लगभग जासूस घोषित कर दिया गया था। कुछ क्षणों के लिए रिचर्ड पछतावे से भर गया, लेकिन जल्द ही वह पछतावा गर्व और उत्साह में बदल गया। आखिर ईथन उसका अपना खून था। बाहर पलने बढ़ने के बावजूद वह इतना असाधारण निकला था। अब रिचर्ड के मन में एक बात स्पष्ट हो गई, ईथन को वार्ड बनाकर नहीं लाया जा सकता। उसे स्टर्लिंग परिवार के जैविक बेटे के रूप में स्वीकार करना ही होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो लियो का क्या होगा? पिछले कुछ दिनों से अपने पति की परेशानी देखकर एलेनोर भी चिंतित थी।
उसने कई संभावनाओं पर विचार किया था, लेकिन एक बार भी उसके मन में यह ख्याल नहीं आया था कि उनकी कंपनी पर आए संकट का संबंध उनके वर्षों पहले खोए हुए जैविक बेटे से हो सकता है। जब रिचर्ड ने उसे बताया तो उसे यकीन ही नहीं हुआ। उसे सच का एहसास तब हुआ जब रिचर्ड ने कहा कि वह मुझे असली हेयर के रूप में वापस लाना चाहता है। लियो बचपन से हमारे साथ है। अगर उसे पता चल गया कि वह हमारा बायोलॉजिकल बेटा नहीं है तो वह टूट जाएगा। ईथन बहुत आउटस्टैंडिंग है, लेकिन क्या हम लियो की फीलिंग्स को पूरी तरह इग्नोर कर सकते हैं? रिचर्ड ने तिरस्कार से कहा, यह सिर्फ भावुकता है। क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारा बायोलॉजिकल बेटा कितना असाधारण है? उसके एक छोटे से कदम से स्टर्लिंग फैमिली लगभग बर्बाद हो गई थी। अगर हमने उसकी असली पहचान छिपाने की कोशिश की तो वह शायद कभी वापस ना आए। अथॉरिटीज भी हमें ऐसा करने नहीं देंगी, और वह सेवियर वाली कहानी झूठ थी। क्या तुम्हें लगता है कि यह बात छिपी रहेगी? एलेनोर हैरान रह गई। अगर वह इतना पावरफुल है तो एक छोटे अपार्टमेंट में क्यों रह रहा था? और उसके स्कूल के सभी लोग कहते हैं कि उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। रिचर्ड ने जवाब दिया, उन्हें क्या पता? अगर सरकार उसे इतना महत्व देती है तो उसका काम कॉन्फिडेंशियल होगा। शायद उसे सीधे रिक्रूट किया गया हो। स्टूडेंट्स क्या, टीचर्स तक सच्चाई नहीं जानते होंगे? रिचर्ड उत्साह से भर उठा। वह हमारा बायोलॉजिकल बेटा है। अगर हम उसे वापस ले आए तो स्टर्लिंग फैमिली नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएगी। एलेनोर समझ गई कि उसका फैसला बदलने वाला नहीं है। उसने चिंतित होकर कहा, लेकिन लियो, रिचर्ड ने उत्तर दिया, और कोई रास्ता नहीं है। उसे यह सहना होगा। आखिर उसने सालों तक हमारे बेटे की जगह ऐशो आराम की जिंदगी जी है। अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो वह ईथन है। अगले दिन की तैयारी करते हुए एलेनोर अब भी असमंजस में थी। वह मुझे घर लाने से हिचक रही थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे लियो की चिंता थी। उसने कहा, क्या हम कह सकते हैं कि वे ट्विन्स हैं? फ्रेटर्नल ट्विन्स एक जैसे नहीं दिखते। इससे ईथन असली हेयर बनकर लौट आएगा, और लियो के लिए भी यह स्वीकार करना आसान होगा। लियो इतना अच्छा है कि वह ईथन का ख्याल भी रखेगा। रिचर्ड ने सिर हिलाया। अगर हमने ईथन से पहले झूठ नहीं बोला होता तो ये कहानी चल सकती थी, लेकिन अब हालात बहुत आगे बढ़ चुके हैं। वह कभी विश्वास नहीं करेगा। रिचर्ड समझ चुका था कि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसे आसानी से नियंत्रित किया जा सके, खासकर जब सरकार भी मेरे साथ थी। जब लियो को सच्चाई बताई गई तो वह पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये कैसे हो सकता है? मॉम, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, आप झूठ बोल रही हैं। लेकिन एलेनोर के गंभीर चेहरे और डीएनए रिपोर्ट ने उसकी सारी उम्मीदें तोड़ दीं। उसका पूरा संसार बिखर गया। आंसू उसके चेहरे पर बहने लगे और उसे लगा जैसे वह बर्फीली खाई में गिर गया हो। एलेनोर उसे सांत्वना देने की कोशिश करती रही, लेकिन वह सच स्वीकार नहीं कर पा रहा था। अपने प्यारे बेटे को इस तरह टूटते देखकर एलेनोर भी रो पड़ी, और दोनों एक दूसरे को पकड़कर रोते रहे। कुछ देर बाद क्लोई और इजाबेला वहां पहुंची। जब उन्हें पता चला कि उनकी मां ने लियो को सब सच बता दिया है तो वे बेहद नाराज हो गईं। उन्होंने पूछा कि ऐसा क्यों किया गया, जबकि सबने तय किया था कि मुझे सिर्फ वार्ड के रूप में घर लाया जाएगा। रोते हुए एलेनोर ने अपनी बेटियों को वजह बताई। उसने मेरी कही बातों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और रिचर्ड की चालों को लगभग छिपा लिया। उसकी कहानी में मैं एक प्रतिभाशाली लेकिन बदतमीज और असभ्य व्यक्ति था। इजाबेला गुस्से से भर गई, लेकिन क्लोई यह सब सुनते हुए भीतर ही भीतर बेचैनी महसूस करने लगी। क्लोई को सब कुछ एक अजीब संयोग जैसा लग रहा था। अगर उसका भाई सिर्फ एक साधारण स्कूल ड्रॉप आउट होता तो बात अलग थी, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति निकला जिसे सरकार राष्ट्रीय स्तर पर महत्व देती थी। हाल ही में किसी ने उसे अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, जिससे उसे अपना घर बदलना पड़ा था। ये सारी बातें उसे बार बार किसी परिचित कहानी की तरह महसूस हो रही थीं। आखिरकार उसने घबराते हुए पूछा, उसका नाम क्या है? एलेनोर ने आंसू पोंछते हुए जवाब दिया, ईथन स्टर्लिंग। ये नाम सुनते ही क्लोई के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर किसी ने जोरदार प्रहार कर दिया हो। उधर मैं कई दिनों से लैब में लगातार काम कर रहा था। कई रातों से ठीक से सोया नहीं था और शरीर पूरी तरह थक चुका था। प्रोफेसर माइल्स और उनकी एक्सपर्ट टीम मेरे साथ शोध कर रही थी, लेकिन उनकी उम्र अधिक थी, इसलिए वे मेरी तरह लगातार जागकर काम नहीं कर सकते थे। जब उनकी सहन शक्ति जवाब दे देती तो वे कुछ घंटों के लिए ब्रेक रूम में आराम करने चले जाते। सभी मुझे धीरे काम करने की सलाह देते थे, लेकिन मैं डायमेंशनल पाउच रिसर्च को जितनी जल्दी हो सके पूरा करना चाहता था। मेरा असली उद्देश्य सदर्न हाउस की विरासत का अंतिम हिस्सा प्राप्त करना था। हालांकि यह बात किसी को नहीं पता थी। बाकी लोग समझते थे कि स्टर्लिंग फैमिली की हरकतों ने मुझे परेशान कर दिया है, इसलिए वे मेरे लिए चिंतित भी थे और नाराज भी। तभी किसी ने आकर कहा, ईथन, तुम्हारा परिवार तुमसे मिलने आया है। स्टर्लिंग्स का नाम सुनते ही कई लोग तुरंत मुझे खबर देने पहुंचे। उन्होंने कहा, जाकर चेहरा धो लो और उनसे मिलो। वे निश्चित रूप से माफी मांगने आए हैं। मैं इतना शोध में डूबा हुआ था कि लगभग स्टर्लिंग फैमिली को भूल ही चुका था। मैंने उत्सुकता से पूछा, वे आ गए? क्या पिछली बार की मेरी शिकायत काम कर गई? मेरा मूड थोड़ा बेहतर हो गया। मैंने चेहरे पर पानी मारा और पूछा, वे कहाँ हैं? जवाब मिला, यूनिवर्सिटी गेट पर इंतजार कर रहे हैं। ढेर सारे गिफ्ट्स भी लाए हैं।
साफ है कि वे माफी मांगने आए हैं। एक एक्सपर्ट ने नाराज होकर कहा, स्टर्लिंग्स खुद को समझते क्या हैं? अगर तुम्हें कुछ हो जाता ईथन, तो 10 स्टर्लिंग फैमिलीज भी उसकी भरपाई नहीं कर सकती थीं। मैं हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ठीक है, यहाँ का काम खत्म करके आता हूँ। दूसरी ओर स्टर्लिंग फैमिली पूरी तैयारी के साथ पहुंची थी। परिवार का हर सदस्य वहां मौजूद था। लियो भी आया था, जबकि परिवार चाहता था कि वह घर पर रहकर खुद को संभाले। लेकिन रोने और सच्चाई स्वीकार करने के बाद उसने जिद की कि सबसे बड़ा नुकसान मेरा हुआ है, और चूंकि उसने सालों तक मेरी जगह आराम और वैभव की जिंदगी जी है, इसलिए उसे भी माफी मांगने आना चाहिए। उसकी समझदारी और विनम्रता ने एलेनोर और इजाबेला का दिल और अधिक दुखा दिया। वे लियो के लिए और ज्यादा सहानुभूति महसूस करने लगीं और मेरे प्रति उनका असंतोष बढ़ता गया। क्लोई की हालत सबसे खराब थी। उसके मन में सिर्फ एक ही डर था, क्या उसका ड्रीम गाय और उसका बायोलॉजिकल भाई एक ही व्यक्ति हैं? इतने सारे संयोग उसे भयभीत कर रहे थे। जब उसे याद आया कि उसका भाई भी नॉर्थ शोर यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, तो उसकी आखिरी उम्मीद भी कमजोर पड़ गई। तपती धूप में खड़ी क्लोई अपने पिता और बाकी परिवार के साथ इंतजार करती रही। फिर उसने दूर से एक परिचित आकृति को अपनी ओर आते देखा। उसी क्षण उसका दिल डूब गया। उसे लगा जैसे वह वहीं गायब हो जाए। मैं लैब से सीधे आया था। मैंने सिर्फ चेहरा धोया था, कपड़े तक नहीं बदले थे। मेरा मानना था कि दुश्मनों के सामने जितना अधिक लापरवाह दिखो, उतना ही अधिक प्रभाव पड़ता है। उनके सामने पहुंचकर मैंने शांत स्वर में कहा, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे? क्या बात है? कहीं फिर से मुझे अपना बेटा बनाने की कोशिश तो नहीं करने आए हो? आज स्टर्लिंग फैमिली के सभी सदस्य बेहद सजे धजे हुए थे, जिससे साफ था कि वे इस मुलाकात को बहुत गंभीरता से ले रहे थे। भीड़ भरे यूनिवर्सिटी गेट पर मैंने उन्हें तुरंत पहचान लिया। मेरी नजर क्लोए पर पड़ी, जो मानो बिजली गिरने के बाद की तरह स्तब्ध खड़ी थी। मैंने बिना कोई भाव दिखाए बाकी लोगों की ओर देखा। लियो, जिसका चेहरा पीला पड़ चुका था और जिसकी मुस्कान बनावटी लग रही थी। एलेनोर, जिसकी आंखों में दबा हुआ रोष साफ दिखाई दे रहा था। इजाबेला, जो पूरी तरह शत्रुता से भरी हुई थी। और अंत में रिचर्ड, जिसके चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन आंखों में महत्वाकांक्षा और गर्व की चमक साफ दिखाई दे रही थी। तभी रिचर्ड कुछ कह पाता, उससे पहले इजाबेला गुस्से से भड़क उठी। क्या बड़ों से ऐसे बात की जाती है? इजाबेला गुस्से से बोली। मैंने भौं उठाई और रिचर्ड की ओर देखते हुए कहा, बड़े, आप उन लोगों की बात कर रही हैं जो अचानक मुझे अडॉप्ट करना चाहते हैं, और जब मैं मना कर दूं तो चालाकी से मुझे मजबूर करने की कोशिश करते हैं। इजाबेला का चेहरा तुरंत तमतमा गया। तुमने क्या कहा? लेकिन उसके बोलने से पहले ही रिचर्ड ने उसे रोक दिया। चुप रहो। आने से पहले मैंने क्या कहा था? उसने उसे घूरा और फिर मुस्कुराहट के साथ मेरी ओर मुड़ा। तुम ईथन हो, है ना? पिछली बार गलती मेरी थी। मैं आज खास तौर पर तुमसे माफी मांगने आया हूँ। फिर उसने एलेनोर को इशारा किया। एलेनोर ने तुरंत एक डिजाइनर बैग आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, यह हमारी तरफ से एक छोटा सा उपहार है, कृपया स्वीकार कर लो। मैंने बिना झिझक मना कर दिया, जरूरत नहीं। तुमने उस अपार्टमेंट का किराया 4 गुना बढ़वाया था, लेकिन उससे मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी ने मुझे विला दिया हुआ है। मैं उस अपार्टमेंट का इस्तेमाल कभी कभी ही करता था, इसलिए माफी स्वीकार है, लेकिन गिफ्ट्स की आवश्यकता नहीं है। रिचर्ड ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? गलती मेरी थी। मैं तो तुम्हारे लिए घर खरीदना चाहता था, लेकिन उस दिन तुम्हारी बातों ने मुझे गुस्सा दिला दिया और मैंने तुम्हें थोड़ा डराने की कोशिश की। एक बूढ़े आदमी का एक युवा से मन में बैर रखना गलत था। उसकी बातें इतनी सहज थीं जैसे कई बार अभ्यास किया गया भाषण हो, लेकिन मेरे चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। मैं बस शांत खड़ा उसकी प्रस्तुति देखता रहा। मेरी प्रतिक्रिया न मिलने पर वह कुछ पल रुका और फिर बोला, असल में माफी के अलावा भी एक बात करनी है। मैंने पाल्म रेस्टोरेंट में टेबल बुक की है। दोपहर का समय हो रहा है, चलो खाना खाते हुए बात करते हैं। मैंने तुरंत सिर हिलाया, नहीं धन्यवाद, जो कहना है यहीं कहो। अब तक मैं समझ चुका था कि आज रिचर्ड का असली उद्देश्य क्या था। लियो को साथ लाना ही इसका सबसे बड़ा संकेत था। मेरी सफलता देखकर वह मुझे अपने बायोलॉजिकल बेटे के रूप में वापस पाना चाहता था। मैंने एक नजर लियो पर डाली। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह बहुत रोया हो। ये देखकर मेरे भीतर संतोष की हल्की लहर उठी, लेकिन मैंने चेहरे पर कुछ नहीं दिखाया। रिचर्ड ने धैर्य बनाए रखा, बस खाना खाने चलते हैं, पाल्म यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मैंने फिर बीच में रोक दिया, नहीं, मेरा शेड्यूल बहुत व्यस्त है, मुझे काम है। रिचर्ड ने फिर कहा, यह सिर्फ 1 मील है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने शांत स्वर में जवाब दिया, लेकिन मैं आपके साथ खाना नहीं खाना चाहता। लगातार अस्वीकृति मिलने पर रिचर्ड का धैर्य टूटने लगा। उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। वह कुछ कहने ही वाला था कि इजाबेला फिर फट पड़ी, सिर्फ खाना खाने के लिए बुला रहे हैं, तुम्हारी समस्या क्या है? हमारे साथ खाना नहीं खाना चाहते? खुद को क्या समझते हो? उसकी ऊंची आवाज सुनकर यूनिवर्सिटी गेट पर मौजूद लोगों का ध्यान तुरंत हमारी ओर खींच गया। मैंने उसकी ओर देखा और कहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई बड़ा आदमी हूँ, लेकिन मुझे यह अधिकार है कि मैं आपके साथ खाना खाने से मना कर दूं। इतना कहकर मैं मुड़ा और भीड़ में चलता हुआ वहां से निकल गया।
मैंने उन्हें दोबारा कुछ कहने का मौका ही नहीं दिया। इज़ाबेला गुस्से से कांप रही थी। रिचर्ड भी क्रोधित था, लेकिन वहां भीड़ जमा हो चुकी थी और वह समझ गया कि यह बात करने की सही जगह नहीं है। उसने किसी तरह अपना गुस्सा दबाया और इज़ाबेला को घूरा। दूसरी तरफ मैं कई दिनों की लगातार रिसर्च से बेहद थक चुका था, इसलिए सीधे अपने विला की ओर लौटने लगा। रास्ते में मेरी मुलाकात विक्टोरिया वैंस से हुई। कुछ दिन पहले क्लोई ने उसे ड्रिंकिंग कॉन्टेस्ट में बुरी तरह हरा दिया था और उसके बाद वह गायब हो गई थी, लेकिन अब वह फिर सामने खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उसने मुस्कुराकर कहा, ईथन, क्या संयोग है। मैंने ठंडे स्वर में कहा, यह मेरे डॉर्म का रास्ता है। विक्टोरिया ने बिना झिझक जवाब दिया, मुझे पता है, मैं तुम्हें यहीं रोकने आई हूँ। क्या आज साथ डिनर करोगे? यही उसका तरीका था। वह हमेशा मेरे आसपास मंडराती, इशारों में बातें करती, लेकिन कभी सीधे अपने मन की बात नहीं कहती। मुझे यह सब परेशान करता था, लेकिन वह बाकी चाहने वालों को दूर रखती थी, इसलिए मैं कभी बहुत कठोर नहीं हुआ। मैंने सीधा जवाब दिया, नहीं, अभी भूख नहीं है, मैं आराम करना चाहता हूँ। इतना कहकर मैं उसके पास से निकल गया। पीछे खड़ी विक्टोरिया का चेहरा तुरंत उतर गया और उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे भींच गईं। उधर रिचर्ड पूरे परिवार को लेकर गुस्से में घर लौटा। मैंशन पहुंचते ही उसने कई महंगे फूलदान तोड़ दिए और फिर इज़ाबेला पर बरस पड़ा। क्या मैंने नहीं कहा था कि बीच में मत बोलना? क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर होने से तुम खास हो गई हो? क्या मैंने नहीं बताया था कि वह ऐसा टैलेंट है जिसे पूरा देश महत्व देता है? तुम कौन होती हो इतने लोगों के सामने उस पर चिल्लाने वाली? उसकी गर्जना पूरे मैंशन में गूंज उठी। लियो और क्लोए एक कोने में खड़े थे और सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। एलेनोर ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन ईथन सच में अपने बड़ों की इज्जत नहीं करता। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि रिचर्ड ने उसे डांट कर चुप करा दिया। बड़ों की इज्जत? तुम किस तरह की बड़ी हो? हाँ, तुम उसकी बायोलॉजिकल माँ हो, लेकिन क्या तुमने उसे एक दिन भी पाला? उसकी असली पहचान पता चलते ही तुम्हें उसे वापस ले आना चाहिए था, लेकिन तुम किसी और की फीलिंग्स की चिंता करती रहीं और उसे वार्ड बनाने का सुझाव देती रहीं। अब देखो हालात कहाँ पहुंच गए हैं। असल में स्थिति पूरी तरह उलझ चुकी थी। रिचर्ड सारा दोष एलेनोर और बाकी परिवार पर डाल रहा था, जबकि सच्चाई यह थी कि मुझे वार्ड बनाकर घर लाने का फैसला अकेले एलेनोर का नहीं था। उसकी मंजूरी के बिना परिवार में कोई इतना बड़ा निर्णय ले ही नहीं सकता था। शुरुआत में रिचर्ड भी यही मानता था कि मैं एक साधारण हाई स्कूल ड्रॉप आउट हूँ, जो स्टर्लिंग नाम के योग्य नहीं है और परिवार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा। उससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि अगर सच सामने आ जाता तो लियो की वह कीमत और स्थिति खत्म हो जाती जो उसने इतने वर्षों में परिवार में हासिल की थी। लेकिन अब सब बदल चुका था। मेरी असली पहचान उसकी कल्पना से कहीं अधिक प्रभावशाली निकली। उसकी नज़र में मैं उसके बाकी सभी बच्चों से कई गुना अधिक प्रतिभाशाली था। उसे पूरा विश्वास था कि कुछ वर्षों में मैं स्टर्लिंग फैमिली को ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता हूं जहां वे पहले कभी नहीं पहुंचे थे। लेकिन एक समस्या थी। यह सब तभी संभव था जब मैं परिवार में लौटने को तैयार होता और उनके प्रति मेरे मन में अच्छी भावना होती। फिलहाल मेरे मन में उनके लिए ऐसी कोई भावना नहीं थी। यही बात रिचर्ड को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उसे अब घर में मौजूद हर व्यक्ति खटकने लगा था। लिविंग रूम में सब पर चिल्लाने के बाद वह गुस्से में मैंशन से बाहर निकल गया। रिचर्ड के जाते ही लियो, जो अब तक खुद को संभाले हुए था, पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखों से बड़े बड़े आंसू बहने लगे। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब हुआ कैसे। कुछ समय पहले तक सब सामान्य था। वह विदेश यात्रा पर गया था और लौट कर आया तो उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। अचानक वह किसी नॉवल के फेक एयर की तरह बन गया था। उसका पिता, जो पहले उससे बेहद स्नेह करता था, अब इतनी जल्दी उससे दूर क्यों हो गया? क्या पहले दिखाया गया सारा प्यार झूठ था? और ईथन इतना महत्वपूर्ण कैसे बन गया कि पूरा देश उसकी कद्र करे? वह इतना असाधारण कैसे हो सकता था? आज यूनिवर्सिटी गेट पर मेरी ठंडी और आत्मविश्वास भरी प्रतिक्रिया याद करके लियो ने अपने होंठ भींच लिए ताकि रोने की आवाज बाहर ना निकले। फिर उसने खुद को समझाने की कोशिश की। ठीक है, मैं वही बच्चा हूँ जिसे जन्म के समय बदल दिया गया था। अगर ईथन स्टर्लिंग फैमिली में वापस आना चाहता है तो सब कुछ अपनी सही जगह पर लौट जाना चाहिए। अगर मुझे जाना पड़े तो भी कोई बात नहीं। यह सोचकर लियो ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक दृढ़ निश्चय दिखाई दिया। लेकिन इज़ाबेला, क्लोई और बाकी लोग उस बदलाव को नहीं देख पाए। पूरे स्टर्लिंग परिवार का माहौल बेहद भारी था। सबसे ज्यादा टूट चुकी थी क्लोई। उसका ड्रीम गाय उसका बायोलॉजिकल भाई निकला था। यह सच्चाई उसके लिए किसी दुःस्वप्न से कम नहीं थी। पूरा स्टर्लिंग हाउसहोल्ड अराजकता और दुख में डूबा हुआ था। दूसरी तरफ मुझे यह जानकर संतोष मिल रहा था कि स्टर्लिंग्स परेशान थे। उन्हें वापस भेजने के बाद मैं अपने विला लौटा और चैन की नींद सो गया। जब मैं जागा तो फोन पर क्लोई का मैसेज था, क्या हम मिल सकते हैं? मैंने संदेश पढ़ा।
हल्का सा भौंहा उठाई और बिना किसी हिचकिचाहट के उसका कांटेक्ट डिलीट कर दिया। कुछ ही देर में क्लोई को पता चल गया कि उसे डिलीट कर दिया गया है। ये उसके पहले से टूटे हुए दिल पर एक और चोट थी। वह अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उसे रोने का मन हो रहा था। तभी दरवाजा खुला और इजाबेला अंदर आई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसने तीखे स्वर में कहा, तुम यहाँ छिपकर क्या कर रही हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि लियो अभी कितना परेशान है? क्लोई ने खोई हुई नजरों से उसकी ओर देखा। लियो को क्या हुआ? इजाबेला ने दांत भींचते हुए जवाब दिया। तुम पूछ रही हो क्या हुआ? वह अपने कमरे में सामान बांध रहा है। कह रहा है कि वह परिवार छोड़कर चला जाएगा। मॉम उसे रोक नहीं पा रही हैं। उसका कहना है कि वह सब कुछ ईथन को वापस देना चाहता है। यह सुनते ही क्लोई का चेहरा बदल गया। वह घबराकर उठ खड़ी हुई। लियो, तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो। जब तुम्हें बदल दिया गया था तब तुम सिर्फ एक बेबी थे। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कृपया मत जाओ। अगर तुम चले गए तो मैं क्या करूंगी? उधर लियो सचमुच स्टर्लिंग फैमिली छोड़ने की तैयारी कर रहा था। रिचर्ड द्वारा पूरे परिवार को डांटने के बाद उसे लगने लगा था कि उसकी मौजूदगी ही सभी समस्याओं की जड़ है। शायद उसके जाने से सब कुछ सामान्य हो जाए। ईथन परिवार में लौट आए, रिचर्ड की परेशानियां खत्म हो जाएं और सभी खुश हो जाएं। जन्म के समय बदल दिया जाना उसकी गलती नहीं थी, लेकिन वह जानता था कि इन वर्षों में लाभ उसी ने उठाया था। उसने मेरी जगह संसाधन पाए, मेरी जगह जीवन जिया। भले ही मैं अपने दम पर सफल हो गया था, फिर भी उसके मन में अपराध बोध था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ उसने एलेनोर से कहा, मॉम, मैं आपसे मिलने वापस आता रहूंगा, मैं वादा करता हूँ। लेकिन अभी हालात ठीक करने का एक ही तरीका है, मेरा जाना। तब ईथन बिना किसी झिझक के घर लौट सकेगा और आपको दोष भी नहीं देगा। आखिर वह आपका असली बेटा है। अगर तुम चले गए तो मेरा क्या होगा? अगर अपने बारे में नहीं सोच सकते तो कम से कम मेरे बारे में सोचो। एलेनोर की आवाज आंसुओं से भर गई। इजाबेला भी तुरंत बोली, मेरे दिल में तुम ही मेरे इकलौते भाई हो। कोई और कितना भी आउटस्टैंडिंग क्यों ना हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह कहते हुए उसने क्लोई की तरफ तिरछी नजर डाली। क्लोई ने होंठ भींचे और गहरी सांस ली। मेरे लिए भी तुम ही मेरे भाई हो लियो। कृपया मत जाओ। अगर तुम चले गए तो यह परिवार बिखर जाएगा। कुछ ही देर पहले क्लोई मन ही मन सोच रही थी कि काश शुरू से ही ईथन को असली बेटे की तरह स्वीकार कर लिया गया होता। लेकिन अब लियो को इस हालत में देखकर उसका दिल पूरी तरह उसके पक्ष में झुक गया था। उसे लगने लगा कि चाहे ईथन कभी परिवार में वापस न आए, कोई बात नहीं। वह अपनी जिंदगी में पहले ही सफल था और लौटना भी नहीं चाहता था। लेकिन लियो को खोना वह सह नहीं सकती थी। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखों में सच्ची चिंता देखकर लियो कुछ पल तक चुप रहा। फिर भारी गले से बोला, लेकिन डैड चाहते हैं कि वह वापस आए, और अगर मैं नहीं गया तो शायद वह कभी लौटना नहीं चाहेगा। फिर डैड आप सबको दोष देंगे। सब ठीक हो जाएगा, क्लोई ने मजबूरी भरी दृढ़ता से कहा। जरूरत पड़ी तो मैं खुद जाकर उससे विनती करूंगी। एलेनोर ने भी आंसू पोंछते हुए कहा, मैं भी जाऊंगी। मैं उसे उसकी असली पहचान बताऊंगी और वापस आने की भीख मांगूंगी। अगर वह फिर भी नहीं माना तो मैं उसके सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगी। लेकिन लियो, तुम नहीं जाओगे। चाहे वह लौटे या नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। यह सुनते ही लियो का बचा हुआ संयम भी टूट गया। मॉम, कहते हुए वह एलेनोर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगा। पास खड़ी इजाबेला और क्लोई ने राहत की सांस ली। कम से कम अभी के लिए लियो रुकने वाला था। उधर मैं आराम से सोकर उठा और स्टर्लिंग फैमिली के बारे में सोचने लगा। मुझे पूरा यकीन था कि वे फिर आएंगे और इस बार शायद मेरी असली पहचान का सच भी बताएंगे। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। सिर्फ एक दिन बाद स्टर्लिंग्स फिर मेरे सामने थे। हालांकि इस बार रिचर्ड नहीं आया था। एलेनोर अपने तीनों बच्चों को साथ लेकर आई थी। आते ही उसने सीधे कहा कि वह मेरी बायोलॉजिकल मदर है और मुझसे बात करना चाहती है। मैं हंस पड़ा। मेरी बायोलॉजिकल मदर? पिछली बार तो आपने कहा था कि मैं आपके पति के सेवियर का बेटा हूँ। अब अचानक मैं आपका बायोलॉजिकल सन कैसे बन गया? मेरी आवाज शांत थी, लेकिन होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान थी। एलेनोर ने होंठ भींच लिए। वह कुछ कहने ही वाली थी कि लियो बीच में बोल पड़ा। मुझे माफ करना, मॉम ने ऐसा मेरी वजह से कहा था। उसने गहरी सांस ली। ये पूरी कहानी काफी लंबी है। अगर आपको आपत्ति न हो तो हम किसी कैफे में बैठ सकते हैं। मैं शुरुआत से सब कुछ समझा दूंगा। लियो के चेहरे पर ईमानदारी, उदासी और दृढ़ता का मिश्रण था, लेकिन मुझे यह सब बेहद हास्यास्पद लगा। पिछले जीवन में जब भी वह ऐसा चेहरा बनाता था, इजाबेला और बाकी लोग मुझे अपमानित करते थे और कहते थे कि मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ। सिर्फ इजाबेला ही नहीं, एलेनोर भी हमेशा उसी का पक्ष लेती थी। उसके लिए गलती कभी लियो की नहीं होती थी। लेकिन वह पिछला जीवन था जब मैं एक महत्वहीन सपोर्टिंग कैरेक्टर की तरह दूसरों की मर्जी से खेला जाता था। अब हालात अलग थे। मैंने इजाबेला की ओर देखा। उसकी आंखों में दबा हुआ गुस्सा और दया दोनों दिखाई दे रहे थे। फिर मैंने हल्की सांस छोड़ी और कहा, मैं तुम्हें आधा घंटा देता हूँ। बैठो और बताओ कि मामला क्या है। मैंने ठुड्डी से इशारा करते हुए लियो को बैठने के लिए कहा। हालांकि वह खड़ा था, फिर भी मेरी मौजूदगी के सामने वह पूरी तरह दबा हुआ लग रहा था। एलेनोर, इजाबेला और क्लोई तीनों ने यह महसूस किया और उनकी भौहें सिकुड़ गईं। इसके बाद लियो ने पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। उसने बताया कि एलेनोर मुझे वार्ड बनाकर घर लाना चाहती थी,
क्योंकि वह उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। योजना यह थी कि पहले मुझे घर लाया जाए, फिर धीरे धीरे सच बताया जाए और अंत में मेरी पहचान वापस दी जाए। किसी ने नहीं सोचा था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। कहानी के अंत में उसने रिचर्ड का भी बचाव किया। डैड का इरादा भी बुरा नहीं था। वह सिर्फ नहीं चाहते थे कि आप अकेले रहें। उन्हें डर था कि आप गलत रास्ते पर चले जाएंगे। सच कहूं तो लियो बोलने में काफी कुशल था। उसके शब्द और भावनाएं इतनी ईमानदार लगती थीं कि कोई भी प्रभावित हो सकता था। अगर पिछले जीवन में मुझे इतनी बुरी तरह धोखा न मिला होता तो शायद मैं भी उसकी बातों से पिघल जाता। वह हमेशा मासूम पीड़ित की भूमिका बहुत अच्छी तरह निभाता था। एलेनोर, इज़ाबेला और क्लोई के चेहरों पर भावुकता साफ दिखाई दे रही थी। मैंने भौं उठाई और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो तुम्हारे हिसाब से मुझे तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए? मेरा वह मतलब नहीं था, लियो ने तुरंत कहा। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह सब मेरी गलती है। अगर किसी को दोष देना है तो मुझे दो, मॉम और डैड को नहीं। वे सिर्फ मेरी फीलिंग्स की रक्षा करना चाहते थे। मैं जानता हूं कि उन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया क्योंकि तुम उनके असली बेटे हो, लेकिन वे भी पीड़ित हैं। उन्होंने मुझे 10 साल से ज्यादा अपने बेटे की तरह पाला है। ऐसा रिश्ता एक दिन में नहीं टूट सकता। वे मुझे छोड़ नहीं सकते थे, लेकिन तुम्हें भी नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने झूठ बोला। जैसे जैसे लियो बोलता गया, एलेनोर की आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी बातों ने उसे लगभग त्यागमयी और महान माँ की तरह प्रस्तुत कर दिया था। इज़ाबेला और क्लोई भी भावुक हो गईं। कुछ समय पहले तक जो मुझे गांव का लड़का और परिवार के योग्य नहीं समझती थीं, वे अब अपनी सारी पुरानी सोच भूल चुकी थीं। लियो की बातों ने सब कुछ धो डाला था। मैंने कुछ क्षण तक लियो को देखा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पास तुम्हें माफ करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। उसके चेहरे पर राहत की झलक उभरी ही थी कि मेरा स्वर अचानक ठंडा हो गया। लेकिन एक बात बताओ, ये मत सोचो कि मैं अभी रिश्तों की बात कर रहा हूँ। मुझे ये बताओ कि जब उन्हें बच्चों के बदल जाने का सच पता चला तो उनकी पहली चिंता मेरे बारे में जानना क्यों नहीं थी? उन्हें यह क्यों नहीं जानना था कि मेरी जिंदगी कैसी रही? मेरी अडॉप्टिव माँ तब मर गई थी जब मैं सिर्फ 7 साल का था। अगर मैं पढ़ाई में अच्छा न होता, अगर मैं समझदार न होता, तो मेरा क्या होता? मैंने उनकी ओर देखते हुए आगे कहा, और सिर्फ इसलिए कि मैंने तुम्हारे परिवार का वार्ड बनने से मना कर दिया। उन्होंने गंदी चालें चलकर मुझे मजबूर करने की कोशिश की। अब तुम उसी बात को ऐसे पेश कर रहे हो जैसे वे मुझे भटकने से बचाना चाहते थे। क्या यही तरीका है किसी बेटे को सही रास्ते पर रखने का? सच बताने के बजाय उसके सारे रास्ते बंद कर दो, उसकी गरिमा कुचल दो, उसके पंख काट दो और उसे मजबूर करो कि वह तुम्हारे घर वार्ड बनकर रहे। यह तो किसी कुत्ते को ट्रेन करने जैसा है। पहले उसे पीटो, फिर एक टुकड़ा फेंको और उम्मीद करो कि वह एहसानमंद हो जाएगा। अगर यही किसी को छोड़ न पाने का तरीका है तो मुझे उन लोगों पर दया आती है जिन्हें तुम्हारे माता पिता छोड़ नहीं पाते। पिछले जीवन की यादें मन में उभर आईं और मेरी आंखें और ठंडी हो गईं। मैंने अचानक कुर्सी से उठकर लियो की ओर देखा। तुम सच में एक पाखंडी हो। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने तुम्हारे जैसे लोगों पर आधा घंटा क्यों बर्बाद किया। यह कहकर मैं मुड़ा और वहां से जाने लगा। लियो की आंखों में उलझन दिखाई दी। उसने घबराकर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं अचानक रुक गया और पलटकर उन्हें देखा। मेरी निगाहों में साफ चेतावनी थी, अब दोबारा मेरे पास मत आना, वरना मुझे अपने एडवाइजर से फिर बात करनी पड़ सकती है और अगली बार मैं इतना उदार नहीं रहूंगा। ये भारी धमकी छोड़कर मैं बिना पीछे देखे वहां से चला गया। मेरे जाते ही लियो खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गलती कहाँ हुई। उसकी नजर में उसने पूरी ईमानदारी से बात की थी। वह सचमुच मेरी पहचान मुझे लौटाना चाहता था। उसने कांपती आवाज में पूछा, मॉम, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्लोई का चेहरा खाली और उलझा हुआ था। एलेनोर की आंखों में निराशा भरी हुई थी, लेकिन इज़ाबेला की आंखों में सिर्फ झड़ था। वह उसी दिशा में घूर रही थी जहां मैं गया था। नहीं, उसने ठंडे स्वर में कहा, तुमने कुछ गलत नहीं किया। वह बस छोटा दिल और एहसान फरामोश है। तो क्या हुआ अगर वह प्रतिभाशाली है? अगर उसके एडवाइजर को पता चल जाए कि वह असल में कैसा इंसान है, तो क्या वह तब भी उसकी मदद करेगा? उसने कहा कि हमने उसकी गरिमा कुचली और उसके पंख काटे। ठीक है, मैं खुद उसके सारे रास्ते बंद कर दूंगी और उसे घुटनों के बल स्टर्लिंग फैमिली में लौटने पर मजबूर कर दूंगी। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि इज़ाबेला मेरे खिलाफ कुछ करने की योजना बना रही है, और अगर पता भी होता तो शायद मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरी वर्तमान हैसियत, धन और प्रभाव के सामने स्टर्लिंग फैमिली को कुचलना बेहद आसान था। मैं उन्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा था क्योंकि वे ताकतवर थे। मैं उन्हें इसलिए छोड़ रहा था क्योंकि मैं चाहता था कि वे धीरे धीरे टूटें। पिछले जीवन में असहाय होने का दर्द मैंने बहुत बार झेला था। इस बार उनकी बारी थी। मैं चाहता था कि वे अपनी सबसे प्रिय चीजों को एक एक करके टूटते देखें, जैसे मुट्ठी से रेत फिसल जाती है और अंत में कुछ भी नहीं बचता। इज़ाबेला और लियो के चेहरे याद आते ही मेरा मूड अच्छा हो गया। मैंने फोन निकाला और मेसन को कॉल लगाया। मेसन, फ्री हो? बिस्केन बुलवार्ड वाला कॉन्डो याद है? इस हफ्ते लैब में ज्यादा काम नहीं है। मैं जाकर उसे देखना चाहता हूँ। आखिर वह मेरी जिंदगी की पहली प्रॉपर्टी है।
मेरी आंखों में मुस्कान थी जब मैंने उससे मिलने का समय तय किया। उधर एलेनोर ने रिचर्ड को यह नहीं बताया कि वह बच्चों को लेकर मुझसे मिलने गई थी। उसे डर था कि अगर बात बिगड़ गई तो रिचर्ड नाराज होगा। अब उसे लग रहा था कि उसकी सावधानी सही थी। बाहर धूप चमक रही थी, लेकिन उसके दिल में ठंडक और निराशा भरी हुई थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा बेटा कैसे जन्म दिया जो उनकी बातों का जरा भी सम्मान नहीं करता। उसकी सोच में उन्होंने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था, फिर भी मैं उन्हें कोई रियायत देने को तैयार नहीं था। चाहे कुछ भी हो, वह मेरी माँ थी। उसके अनुसार भले ही उसने मुझे नहीं पाला हो, लेकिन जन्म देने का रिश्ता कभी मिट नहीं सकता था। तभी इजाबेला की आवाज सुनाई दी, क्लोई, मॉम और लियो को घर ले जाओ, मुझे एक काम करना है। एलेनोर ने सिर उठाकर अपनी बेटी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी जिसने एलेनोर को चौंका दिया। वह अपनी बेटी को अच्छी तरह जानती थी। बाहर से वह जितनी शालीन और सुरुचिपूर्ण दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही कठोर और खतरनाक हो सकती थी। असल में इजाबेला बाहर से जितनी शालीन और सभ्य दिखाई देती थी, अंदर से उतनी ही ठंडी और निर्दयी थी। उसे न कानून की परवाह थी और न ही किसी की जान की। जब वह 15 साल की थी, तब लियो का एक सहपाठी लड़की से झगड़ा हुआ था। उस झगड़े में लड़की का सिर दीवार से टकरा गया था। कुछ समय बाद वही लड़की स्कूल में गिर गई और उसकी दोनों टांगें बुरी तरह टूट गईं। डॉक्टरों ने कहा कि वह शायद पूरी जिंदगी व्हीलचेयर पर रहेगी। ऐसे कई हादसे हुए थे। हर बार वे संयोग जैसे दिखते थे, लेकिन परिवार के कुछ लोग सच्चाई जानते थे। आखिरकार रिचर्ड को शक हुआ और उसने इजाबेला की बुरी तरह पिटाई की। उसके बाद उसने खुद को कुछ हद तक नियंत्रित करना सीख लिया, लेकिन एक भेड़िए को मारकर भेड़ नहीं बनाया जा सकता। उसकी असली प्रकृति सिर्फ दब गई थी, खत्म नहीं हुई थी, बल्कि दबा हुआ स्वभाव और अधिक खतरनाक हो चुका था। इजाबेला मुस्कुराई और बोली, मुझे अपने कुछ काम निपटाने हैं, चिंता मत करो मॉम। स्टर्लिंग फैमिली में लियो को छोड़कर बाकी सभी लोग उसके पुराने कारनामों के बारे में जानते थे, क्लोई भी। ये सुनते ही क्लोई की भौहें सिकुड़ गईं। कोई मूर्खता मत करना। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि इजाबेला ने बीच में रोक दिया। क्या कहना चाहती हो? उसने मुस्कुराते हुए लेकिन चुभती निगाहों से क्लोई को देखा। बेहतर होगा कि तुम अपना ध्यान रखो। क्लोई के दिल में लियो सबसे महत्वपूर्ण था, लेकिन मेरे लिए भी उसके मन में एक जगह थी। वह नहीं चाहती थी कि लियो परिवार छोड़कर जाए, लेकिन यह भी नहीं चाहती थी कि मुझे कोई नुकसान पहुंचे। क्लोई ने लियो की ओर देखा, जो अब भी उलझन और दुख में डूबा हुआ था। फिर वह इजाबेला को एक तरफ ले गई और धीमी आवाज में बोली, वह देश के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर तुमने उसके खिलाफ कुछ किया तो बाकी सब भूल जाओ। सरकार तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। इजाबेला ने व्यंग्य से हंसते हुए कहा, तुम्हारी बातों से तो लगता है कि तुम उस एहसान फरामोश लड़के को अच्छी तरह जानती हो, लेकिन उसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं लगती। ये सुनकर क्लोई का चेहरा खराब हो गया। उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने जो कहना था कह दिया, बस ध्यान रखना कि कहीं मामला तुम्हारे बस से बाहर न हो जाए। इजाबेला ने उसे धक्का देकर अलग किया। अपने काम से काम रखो। फिर उसने लियो और एलेनोर को हाथ हिलाकर विदा कहा और वहां से चली गई। क्लोई उसे जाते हुए देखती रही। पुराने कई दृश्य उसके मन में घूमने लगे। वह उसके पीछे जाने ही वाली थी कि पीछे से लियो की आवाज आई, क्लोई, अभी इजाबेला तुमसे क्या कह रही थी? क्लोई ने उसकी साफ और भरोसे से भरी आंखों में देखा और सिर हिला दिया। कुछ खास नहीं, वह राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभा है। अगर इजाबेला कुछ करना भी चाहेगी तो शायद बहुत आगे नहीं जाएगी। और सच कहूं तो पिछले कुछ दिनों में वह भी थोड़ा ज्यादा ही कर रहा है। अगर मैं उससे पहले कभी न मिली होती तो शायद मैं भी उसे सबक सिखाना चाहती। यह कहते हुए उसने अपने भीतर की बेचैनी और अपराध बोध को दबाने की कोशिश की। फिर उसने एलेनोर और लियो को घर ले जाने का फैसला किया। उधर मैं अपने नए कॉन्डो को देखने गया था। वह लगभग 1000 स्क्वायर फीट का था, जिसमें 3 बेडरूम्स और 2 बाथरूम्स थे। मेसन ने एक स्पेयर बेडरूम को वॉक इन क्लोजेट और दूसरे को स्टडी रूम में बदल दिया था। लेआउट देखकर मैं काफी संतुष्ट हुआ। मैंने उसे लंच खिलाया और रिनोवेशन का पूरा काम उसी के भरोसे छोड़ दिया। दोपहर में मैं बॉक्सिंग जिम चला गया। जब तक बाहर निकला तब तक रात हो चुकी थी। रास्ते में कुछ खाकर मैं कैंपस लौटने लगा, लेकिन कैंपस पहुंचते ही मुझे फिर विक्टोरिया वैन्स दिखाई दे गई। वह सफेद कपड़ों में थी और स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी में लगभग चमकती हुई लग रही थी। उसने मुस्कुराकर पूछा, ईथन, अभी लौटे हो? मेरा मूड ठीक था, इसलिए मैंने सिर हिलाकर जवाब दिया, हाँ। उसने पूछा, डिनर कर लिया? मैंने कहा, हाँ। फिर उसने तुरंत कहा, तो फिर लेट नाइट स्नैक के लिए चलोगे? मैंने बिना सोचे मना कर दिया, नहीं धन्यवाद। आश्चर्य की बात यह थी कि उसे कोई निराशा नहीं हुई, जैसे वह पहले से जवाब जानती हो। कुछ पल चुप रहने के बाद उसने कहा, तो कम से कम मैं तुम्हें डॉर्म तक छोड़ देती हूँ। जरूरत नहीं, मैंने फिर मना कर दिया। अब मेरी भौहें हल्की सिकुड़ चुकी थीं। कोई भी सामान्य इंसान समझ जाता कि मैं परेशान होने लगा हूँ। विक्टोरिया ने भी यह देख लिया था, लेकिन जाने के बजाय उसने अचानक विषय बदल दिया। ईथन, क्या हाल ही में तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़ा है? उसके इस सवाल ने मुझे चौंका दिया। क्या वह मेरी जासूसी कर रही थी?
या फिर स्टर्लिंग्स ने कुछ नया किया था? मैंने सिर थोड़ा टेढ़ा किया और उसकी ओर देखा। इससे तुम्हारा क्या मतलब है? विक्टोरिया ने गंभीर स्वर में कहा। आज कुछ लोग तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। वे कैंपस के नहीं लग रहे थे। मैंने जो सुना उससे वे दोस्ताना लोग नहीं लगे। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर अगले कुछ दिनों में कैंपस से बाहर जाना पड़े तो चाहो तो मुझे साथ ले जा सकते हो। उसकी बात सुनते ही मेरी रुचि बढ़ गई। उन्होंने क्या पूछा? मैंने तुरंत पूछा। स्टर्लिंग फैमिली के साथ इतना समय बिताने के बाद मैं उन्हें अच्छी तरह जानता था। एलेनोर पूरी तरह लियो के पक्ष में झुकी हुई थी। रिचर्ड के लिए लाभ सबसे ऊपर था। क्लोई स्वार्थी थी और इज़ाबेला एक जहरीले सांप की तरह थी जो हमेशा अंधेरे में छिपकर वार करना पसंद करती थी। पिछले जीवन की याद आते ही मेरी उंगलियां अनजाने में शर्ट के किनारे को कसकर पकड़ बैठीं, लेकिन अगले ही पल मैंने खुद को शांत कर लिया। अब हालात पहले जैसे नहीं थे। इस बार शिकार मैं नहीं था। यह मेरा पास्ट लाइफ नहीं था। इस बार चाल चलने वाली इज़ाबेला ही हो सकती थी। आखिर मेरी जानबूझकर की गई कोशिशों की वजह से क्लो के मन में मेरे लिए कुछ लगाव पैदा हो गया था। भले ही वह लियो की जगह उसके दिल में नहीं ले सकता था, लेकिन इस बार उसकी चुप्पी यह साबित करने के लिए काफी थी कि मेरी हाल की मेहनत बेकार नहीं गई। क्लो मेरी परवाह करती थी, इसलिए अगर वह कुछ न भी करे तो भी कभी मेरे खिलाफ कदम नहीं उठाती। अब सिर्फ एक ही संभावना बचती थी, जहरीली इज़ाबेला। मैं सोच रहा था कि नेशनल इंपॉर्टेंस वाले व्यक्ति के रूप में मेरे खिलाफ वह कौन सा तरीका अपनाएगी। ये विचार मुझे डराने के बजाय थोड़ा रोमांचित कर रहा था। उसी समय स्टेरिंग से बदला लेने का एक नया आइडिया मेरे दिमाग में आया और मैं हल्का सा हंस पड़ा। विक्टोरिया मेरी मुस्कान देखकर पल भर के लिए चौंक गई, लेकिन जल्दी ही सामान्य होकर दोपहर की घटनाएं विस्तार से सुनाने लगी। उसकी बातों में काफी बेकार और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बातें थीं, लेकिन मुख्य बात यह थी कि उस दोपहर 3 आदमी मेरे बारे में पूछताछ करने आए थे। वे जानना चाहते थे कि मैं किस डॉर्म में रहता हूँ, यूनिवर्सिटी में मेरे करीबी दोस्त कौन हैं, मैं आमतौर पर कहाँ समय बिताता हूँ और मेरा रोज का स्केड्यूल क्या है। वे कैंपस के बाहर के लोग थे और उन्होंने विक्टोरिया की एक दोस्त से जानकारी लेने की कोशिश की थी। वह दोस्त विक्टोरिया की मेरे प्रति फीलिंग्स के बारे में जानती थी, इसलिए उसने सारी बात उसे बता दी। इसके बाद विक्टोरिया खुद को रोक नहीं पाई और अपने सोशल कनेक्शंस का बखान करने लगी। उसने गर्व से कहा कि नॉर्थ शोर में वह आधे से ज्यादा लोगों को जानती है और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह किसी को मुझे नुकसान नहीं पहुंचाने देगी। मैंने उसे धन्यवाद तो कहा, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वह पूरी सच्चाई नहीं बता रही थी। कैंपस में मेरी पहचान और स्थिति को देखते हुए इज़ाबेला इतनी जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती जब तक कि वह हालात को पूरी तरह समझ न लेती। सबसे संभावित बात यही थी कि विक्टोरिया और इज़ाबेला ने अस्थायी रूप से हाथ मिला लिया था और किसी अनकहे अलायंस में काम कर रही थीं, लेकिन मुझे इसकी कोई चिंता नहीं थी। एब्सोल्यूट पावर के सामने किसी भी तरह की कंस्पिरेसी सिर्फ कागजी शेर होती है। विक्टोरिया ने एक बार फिर मुझे डॉम तक छोड़ने की पेशकश की और मैंने एक बार फिर उसे मना कर दिया। अब जब इज़ाबेला ने अपनी चाल चल दी थी तो मुझे भी जवाबी कदम उठाना था। मैंने मन ही मन उसकी योजना का विश्लेषण करना शुरू किया। विक्टोरिया की कहानी में सच और झूठ दोनों शामिल थे। इज़ाबेला सचमुच मेरी जांच करवा रही थी, ये उसका खुला प्लान था, लेकिन छिपा हुआ प्लान विक्टोरिया के साथ उसकी साझेदारी थी। विक्टोरिया एक हिपोक्रेट थी। वह मुझे पसंद करती थी, लेकिन कभी इसे स्वीकार नहीं करती थी और हमेशा पर्दे के पीछे रहकर योजनाएं बनाना पसंद करती थी, ठीक इज़ाबेला की तरह। इसलिए उनकी साझेदारी शायद किसी हीरो सेव्स द डैम्सल वाले सेटअप जैसी थी, जहां विक्टोरिया सही समय पर मेरी मदद करके मेरे करीब आने की कोशिश करती। लेकिन इज़ाबेला की सोच इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। वह सिर्फ विक्टोरिया की लव स्टोरी आगे बढ़ाने के लिए इतनी मेहनत नहीं करती। उसका असली मकसद मेरी रेपुटेशन बर्बाद करना था और वह ऐसा तरीका चाहती थी जिसमें विक्टोरिया का इस्तेमाल भी हो जाए और बाद में वह खुद पूरी तरह साफ बच निकले। इस निष्कर्ष पर पहुंचते पहुंचते मेरे सामने पूरी तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी। अगले 3 दिनों तक मैं कैंपस में ही रहा। विक्टोरिया हर दिन मुझे डिनर के लिए बुलाती रही और मैं हर बार मना करता रहा। तीसरे दिन उसने कहा कि उसने उन 3 आदमियों को ढूंढ लिया है जो मेरी जांच कर रहे थे। उसने मुझे कैफेटेरिया में मिलने के लिए बुलाया और इस बार मैंने हामी भर दी। कैफेटेरिया लोगों से भरा हुआ था, लेकिन विक्टोरिया ने वहां एक अपेक्षाकृत शांत और अलग थलग जगह चुन ली थी। सार्वजनिक स्थान पर मिलने का उसका फैसला उसे बहुत खुला, ईमानदार और भरोसेमंद दिखा रहा था। उसकी खूबसूरत अपीयरेंस के साथ यह प्रभाव और भी मजबूत हो जाता था, इसलिए अधिकांश लोग आसानी से उसकी बातों पर विश्वास कर लेते। बैठते ही उसने कहा कि जो लोग मेरे बारे में पूछताछ कर रहे थे वे फिर वापस आए थे। उन्होंने उसे कुछ पैसे दिए थे और कहा था कि किसी भी तरह मुझे कैंपस से बाहर लाना है। उसने दावा किया कि उसके दोस्तों ने उन लोगों को अभी कंट्रोल में रखा हुआ है और पूछा कि क्या मैं उनसे मिलना चाहूंगा। फिर उसने जल्दी से यह भी जोड़ दिया कि कोई जल्दबाजी नहीं है, शायद मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया होगा। पहले आराम से खाना खा लेते हैं, फिर जाकर देखते हैं कि आखिर कौन मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है।
उसकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया और शांत स्वर में जवाब दिया, जरूर, पहले खाना खा लेते हैं।